आप लगते नहीं हैं योग गुरु टाइप से ना। योग गुरु आते हैं और एक नॉर्मल से अटायर में होते हैं कुछ। देखिए, मैं वेशभूषा को किसी भी संस्कृति या धर्म से उसको जोड़ता नहीं हूँ। शुरुआत कैसे हुई? हमारे यहाँ राजनीतिक थोड़ी ज्यादा हलचल रहती थी, बाहर से लोग आते थे, तो पता नहीं क्या हुआ, हम थोड़े शरारती हो गए और उस गुरुकुल में मुझे जबरदस्ती जमा कराया गया था, वहाँ पे फेंका गया था। आज दिल्ली एनसीआर में क्या हाल है, पॉल्यूशन की कितना बुरा हाल है। ट्रेले नाम के वैज्ञानिक हुए हैं फ्रांस के अंदर, उन्होंने इस पे रिसर्च की। उन्होंने शुद्ध थोड़ा घी लिया, गाय के गोबर कहीं से उपला मंगाया और उस पर डाल के एक्सपेरिमेंट किया। तो उन्होंने पाया कि मैं अपनी वीडियोस में भी बोलता हूँ, मंच से भी बोलता हूँ कि अपने घर के अंदर अगरबत्ती धूप बत्ती मत जलाया करो। योग इसका उद्भव कहाँ से हुआ? असली उद्भव कहाँ से हुआ योग का? देखिए, भारत के अंदर एक बड़ी विडंबना है कि भारत के अंदर लोग डर के योग करते हैं। योगा से ना कुछ लोग कूल बनने के चक्कर में कुछ नशे वशे की तरफ पड़ जाते हैं। वो ये सोच रहे हैं कि मैं सुन्न हो गया हूँ, चाहे वो भांग पी के, गांजा फूंक के, चरस लेके मैं सुन्न हो गया हूँ, और सुन्न होने के बाद में फिर अनुलोम विलोम कर रहा हूँ या प्राणायाम कर रहा हूँ, तो वो अपने आप को बर्बाद कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। ऐसे लोगों को दिन भर का बंदा स्ट्रेस से भरा हुआ है, अब स्ट्रेस कैसे दूर करेगा? मैंने एक बार ऐसे स्वामी रामदेव जी से पूछा, मैं करिए ये बताओ कि तनाव बहुत आता है, तनाव का क्या करें? उन्होंने कहा वर्तमान में जीना सीखो, तनाव खत्म। कोई कहता है जिम करो, कोई कहता है योग करो। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता ही योग है। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और लिविंग वायरल के एपिसोड में। आज के हमारे जो मेहमान हैं ये बहुत ही खास हैं, क्योंकि ये केवल एक योग गुरु नहीं है। योग के क्षेत्र में इनका एक बहुत अच्छा नाम है, बहुत ही अच्छा मुकाम है। इन्होंने भारतीय संस्कृति को दूर दराज देशों तक फैलाने का काम किया है, लोगों को उनकी लाइफस्टाइल बदलने का और उनको सिखाने का काम किया है। काफ़ी सारे जो मीडिया हाउसेस हैं उन्होंने इनकी इस प्रयास को सराहा है, जैसे दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, अमर उजाला, जी न्यूज़ वगैरह, और इनको काफ़ी सारे अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। हमारे फील्ड में, हमारे क्षेत्र में आप देखने जाएंगे कि अगर आज की डेट में भारत में योग के सबसे बड़े जो नाम हैं, योग गुरु बाबा रामदेव, उन्होंने भी इनको सराहा है, इनके प्रयासों को सराहा है। बात करते हैं श्री सोहित त्यागी जी से। सोहित त्यागी जी एक बहुत छोटे से गांव से आए, बनारस गए, अपनी शिक्षा पूरी की और योग की तरफ इनका रुझान बढ़ा, और उसके बाद इन्होंने एक तय किया कि मैं योग की तरफ ही अपना एक करियर बनाऊंगा, लोगों को योग के क्षेत्र में मदद करूंगा, उनको एजुकेट करूंगा, और फिर उन्होंने वो जर्नी शुरू की। सोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पॉडकास्ट में। बहुत धन्यवाद तिवारी जी, आज आपने हमें यहाँ बुला करके और योग और भारतीय संस्कृति को जन जन तक पहुँचाने का एक और नया आयाम हमें दिया है, एक मौका, अवसर दिया है, जिससे हम अपनी पूरे देशवासी और पूरे विश्व में अपने योग और आयुर्वेद और भारतीय संस्कृति को पहुँचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत आपका। सोहित जी, पहले सवाल, मतलब आप लगते नहीं हैं योग गुरु टाइप, क्योंकि जनरली योग हम देखते हैं ना, योग गुरु आते हैं और एक नॉर्मल से अटायर में होते हैं, कुछ धोती कुर्ते पहन के। तो पहला मॉडर्न योग गुरु जो मैंने अभी देखा, ये कैसे, मतलब? देखिए, मैं वेशभूषा को किसी भी संस्कृति या धर्म से उसको जोड़ता नहीं हूँ। मैं ये मानता हूँ कि आपके विचार पवित्र होने चाहिए। हालांकि फर्स्ट इंप्रेशन आपके कपड़ों का पड़ता है, जी जी जी, पर मैंने देखा, मैं अक्सर कुर्ता पजामा ही पहनता हूँ, मैक्सिमम टाइम मैं कुर्ता पजामा पहनता हूँ। मैंने शास्त्री की डिग्री की है बनारस से, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से, और मैं आर्य समाज के कार्यक्रमों में भी जाता हूँ, यज्ञादि कार्यक्रम भी कराता हूँ, प्रवचन के लिए भी जाता हूँ और कुर्ता पजामा पहनता हूँ। बचपन में गुरुकुल में हमने शिक्षा ली है, तो कक्षा 6 से लेकर के कुर्ता पजामा ही पहना है। परंतु मैं कॉर्पोरेट में जाता हूँ, कोई भी या 5 स्टार होटल में, कहीं किसी रिजोर्ट में, कहीं किसी योग पे मैं कार्यक्रम देने के लिए जाता हूँ, तो मैं ये कोशिश करता हूँ उनके जैसा बन के जाओ। आप कॉर्पोरेट में यदि मैं तिलक लगा के और पूरा कुर्ता पजामा पहन के जाता हूँ, अच्छा है, वो भी शोभनीय है, परंतु उनका ना एक माइंड स्तर होता है, वो ये सोचते हैं कि ये तो पंडित हैं, शास्त्री हैं, आचार्य हैं, ये तो धर्म की बात करेंगे ही। परंतु यदि आप उनके जैसे बन के बोलोगे, यानी आप कोट पैंट पहन के सूट बूट में आप यदि बोल रहे हो, तो जब उनके जैसे बन के और अध्यात्म की बात करोगे तो उनको
ज्यादा समझ में आएगी, एडेप्टिवनेस ज्यादा होती है। हाँ, उनको ज्यादा समझ में आएगी। तो मैं इसलिए मैं वेशभूषा को इसको ये नहीं मानता हूं कि एक कुर्ता पजामा में, धोती कुर्ते में रहने वाले के विचार भी दूषित हो सकते हैं, और एक टोपी लगाने वाले और तिलक लगाने वाले या किसी भी तरीके की वेशभूषा पहनने वाले के विचार भी अपवित्र हो सकते हैं। और एक कोट पैंट वाला व्यक्ति या मैं ये कहूं कि वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने वाला है, वेस्टर्न कपड़ों को फॉलो करने वाला व्यक्ति भी पवित्र हो सकता है। इसलिए वस्त्रों का यहाँ पर ज्यादा योगदान नहीं होता। आपने मुझे आश्रम याद दिला दी, वेब सीरीज जहाँ पे गुरुजी काफी कुछ पहनने के बाद, ये देखो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये चर्चा हो ही गई है, तो बहुत सारे ऐसे आप देखते हैं, बहुत सारे बाबा भी हैं, बहुत सारे ऐसे मौलवी भी हैं, बहुत सारे ऐसे दूसरे धर्म वाले लोग हैं, धर्म तो नहीं कहूंगा, संप्रदाय के लोग हैं, जिन्होंने बहुत बहुत गलत कार्य भी किए हैं। पहनावा देखिए, हमारे भारत के अंदर जो भगवा है ना, जो मतलब तिलक लगाने वाले, उनके प्रति सम्मान बहुत है, लेकिन कुछ तथाकथित लोगों ने उस सम्मान को धूमिल करने का कार्य किया है। तो वस्त्रों पे तो मैं मानता हूँ पहनावे के पीछे छलावा है। हाँ, पहनावे के पीछे छलावा हो सकता है। तो वस्त्र तो उतना मैटर नहीं करता, विचार आपके पवित्र होने चाहिए। बहुत अच्छा, अति उत्तम। तो सोहित जी, एक चीज बताइए कि शुरू कहाँ से हुआ? मतलब आप तो एकदम अचानक से, कैसे हम बात कर रहे थे कि आप योग गुरु बने, आप बनारस में एक योग पीठ में गए, वहाँ से आपने शिक्षा की, आचार्य बने, शुरुआत कैसे हुई? देखिए, हम गुरुकुल गांव में रहते थे। और हमारा गांव अमरोहा जिले में है, उत्तर प्रदेश में, गंगा के किनारे देहरी गांव पड़ता है, एक छोटा सा, और किसान परिवार में जन्मे। हमारे पूज्य पिताजी हालांकि सन 88 में 90 में 3-4 गांवों के प्रधान हुआ करते थे जब मेरा जन्म हुआ। तो परंतु वो ऐसे प्रधान थे जिन्होंने जीवन में किसी तरीके का कोई, मैं उनके प्रति बड़ा सम्मान से बोलता हूँ, और बड़ा मेरे पिता है, मुझे गर्व भी होता है, हर किसी को अपने पिता के ऊपर गर्व होता है। परंतु एक ऐसा पिता जो राजनीति में रहा और जिसने 1 रुपए का भी कोई करप्शन नहीं किया। ऐसे मैं एक पिता की संतान हूँ। और आज भी वो किसान है, खेती करते हैं, उस समय भी साइकिल से चलते थे, आज भी वो साइकिल से चलते हैं। तो वहां हम जब पैदा हुए, हमारे यहाँ राजनीतिक थोड़ी ज्यादा हलचल रहती थी, बाहर से लोग आते थे, तो पता नहीं क्या हुआ, हम थोड़े शरारती हो गए। खासकर मैं बहुत शरारती होगा, और मेरे से बड़े वाला भाई है राहुल, वो मेरठ में भी टीचर है, वो भी, हम दोनों बड़े शरारती थे। कहीं से पिताजी को पता चला तो पहले मेरे भाई राहुल को गुरुकुल में भेजा गया कि इसको सुधारने के लिए भेज देते हैं। फिर मेरा नंबर भी आया, मैं उनके पीछे चला गया, कक्षा 6 से लेकर के 12वीं क्लास तक। और देखो, गुरुकुल बरनावा लाक्षागृह है, जो बागपत जिले में है, मेरठ और बड़ौत रोड पर पड़ता है। वहां ब्रह्म ऋषि कृष्णदत्त जी महाराज, त्रेतायुगीय श्रृंग ऋषि की आत्मा, उन्होंने जन्म लिया था। 50 वर्षों के लिए वो आत्मा आई थी, उन्होंने गुरुकुल की स्थापना की। और उस गुरुकुल में मुझे 1999 में जाने का सौभाग्य मिला। और मैं कहता हूं, जब तो हमको वहां पर जबरदस्ती जमा कराया गया था, वहां पे फेंका गया था, हमारी इच्छा नहीं थी, हम वहां रोते रहते थे। परंतु जब 2-3 महीने के बाद हम गांव में आए, पहली छुट्टी हमारी हुई, हम जब गांव में आए तो हमें जो मिलता था उसके पैर छूते थे, नमस्ते करते थे, पैर छूते थे, नमस्ते करते थे, सबसे अदब से, बड़े प्यार से, प्रेम से वार्तालाप करते थे। तो गांव में पूरी चर्चा हुई कि यार ये तो बड़े शैतान बच्चे थे, ये क्या चमत्कार हुआ। और उसका परिणाम ये हुआ कि अगले वर्ष हमारे गांव से 7 से 8 बच्चे गुरुकुल में गए, क्योंकि गुरुकुलों को सुधार केंद्र माना जाता है। अब वहां क्या होता था, गुरुकुल में सुबह हमें 4:30 बजे जगाया जाता था, और 4:30 बजे जगा के सुबह 5 बजे से 6 बजे तक योगा की क्लास होती थी। उसको कहेंगे हम आसन और योग की क्लास होती थी, योगा तो बाद में हुआ। फिर उसके साथ साथ ही हमने वहां से पढ़ाई की, फिर ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन करते करते ही हमें पता चला कि योग में MA, डिप्लोमा, MSc, BA, BSc, PhD, नेट, ये सब किया जा सकता है। फिर वहां से मुझे पता चला किसी मित्र के माध्यम से, मैं देव संस्कृत विश्वविद्यालय गया, वहां से योग में एक डिप्लोमा किया। फिर पतंजलि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई उसी वर्ष, मेरा सौभाग्य, स्वामी रामदेव जी ने पतंजलि विश्वविद्यालय की स्थापना की। वहां पर पहला एडमिशन हमने कराया, पहले बैच के स्टूडेंट हम रहे, और हमने वहां से मास्टर किया, MA किया। और उसके बाद फिर गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली, और स्वामी रामदेव जी के साथ फिर बहुत काम किया, उनके योग शिविरों में जाना, उस चीजों को समझना, उनका सानिध्य बहुत मिला मुझे, स्वामी जी का बहुत प्रेम मिला, उन्होंने मुझे सम्मानित भी किया। और उसके बाद फिर हम योग कराते रहे, दिल्ली, नोएडा में सेंटर खोले, और इसको
मतलब बहुत सारे लोग पूछते हैं मेरे से कि आपने ये करियर मतलब इसको आप अच्छे हैं, लंबे चौड़े हैं, दिखते हैं, आर्मी में जा सकते थे, मैं पूछने वाला था आप सेना में जा सकते थे, आप कोई और भी कुछ बन सकते थे देश की सेवा के लिए। तो मैं कहता हूँ वो ठीक है, किसी किसी का मैं मानता हूँ कि कोई भी ऐसा, मेरा बचपन से ऐसा था कि मैं कोई ऐसा काम करूं जिससे दूसरे का भला हो सके। जब मैं गुरुकुल में पढ़ता था वहीं से एक मन मस्तिष्क में था कि भी देखो देश की सेवा करनी है वो किसी भी तरीके से कर लो, आर्मी में रह के कर लो, पुलिस में रह के कर लो, टीचर बन के कर लो, अगर सेवा भाव है और केवल धन कमाना है तो फिर तो बहुत सारे रास्ते हैं। मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी आप तो नोएडा में रहते हैं, यहाँ बिल्डर डीलरों आपके बहुत सारे बिल्डर स्टूडेंट है, शिष्य हैं आपके, उनके साथ मिलकर आप कुछ कर सकते थे। परंतु मैंने जो अपना फील्ड चुना वो ये चुना कि मैं ऐसा काम करूं जिससे कि दूसरों का भला हो सके, यानी योग करो, मैं स्वयं भी स्वस्थ रहूं और दूसरा भी स्वस्थ रहे। और योग ही एक ऐसी चीज है जो स्वयं में स्थित यानी अपने आप को स्थिर करने की क्षमता रखता है और बिना दवाई के। एक योग ही ऐसा है कि जो बिना दवाई के मेंटल लेवल आपका, स्पिरिचुअल लेवल आपका, फिजिकल लेवल आपका बिल्कुल फिट करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, उसको मतलब ये कहें कि उसको पूरी तरह से स्वस्थ रखता है। पर त्यागी जी एक बात बताओ, जैसे ना हमारे यहाँ बच्चे शैतान हैं, उधम करते हैं, उनको स्कूल भेजते हैं, तो मतलब ये थोड़ा चेंज है कि आपके यहाँ आप शैतान थे, आपको गुरुकुल क्यों भेजा गया, क्यों स्कूल नहीं? स्कूल तो सबको ही जाना होता है, स्कूल तो हम भी जाते थे। गांव में स्कूल तो हमारे यहाँ भी था। और मैं आपको बताऊं, मैं तो प्राइमरी पाठशाला में जाता था जहां आज दलिया मिलता है, उस समय दलिया नहीं मिलता था। परंतु प्राइमरी पाठशाला में भी हमारे यहाँ 500-600 बच्चे थे और अच्छे टीचर थे। आज तो प्राइमरी में 10-15 बच्चे होते हैं, वही दलिया खा के सबसे मतलब गांव के बिल्कुल गरीब और बिल्कुल जिनके पास बिल्कुल नहीं, वो प्राइमरी में भेजते हैं, धन नहीं है जिनके पास, क्योंकि पढ़ाई नहीं होती है। मैं उस और भी जाना नहीं चाहता, परंतु देखो स्कूल तो सबको कराया जाता है, क्योंकि पढ़ना आज के समय में सबको पता है कि पढ़ना बहुत जरूरी है, चाहे गरीब हो या अमीर हो, अरबपति अंबानी के बच्चे भी पढ़ते हैं, पढ़ना सबको जरूरी है। स्कूल भी इसीलिए भेजा जाता है कि अगर उसको शिक्षा मिले, वो किसी योग्य बन जाए। शैतान है इसलिए स्कूल नहीं भेजा जाता। शैतानी के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं भाई, शैतान है सुधारने के लिए कई बार किसी रिलेटिव के यहाँ भी भेज देते हैं, किसी बोर्डिंग स्कूल में भेज देते हैं, किसी और गुरुकुल में भेज देते हैं, जहां जिसको लगता है कि मैं जैसे जिसका बजट होता है या जिसको जहां से सूचना मिलती है कि ये अच्छा हो सकता है, वहां हम बच्चों को भेज दिया जाता है। तो हमारे समय में हमें पता चला कि भाई गुरुकुल, हमारे पिताजी की उतनी क्षमता भी नहीं थी कि हम बोर्डिंग स्कूल में भेजते या कहीं हॉस्टल में भेजते, तो गुरुकुल में हमारे में उसमें 75 रुपए महीने की फीस होती थी। अच्छा। आप ये सोचो 1999 में 75 रुपए महीने की फीस होती थी, 75 रुपीज पर मंथ। और आप सुन के अचंभित हो गए कि 75 रुपए में रहना, खाना, पढ़ाई लिखाई सब कुछ उसमें होता था। 75 रुपीज पर मंथ। और आज भी वहां ज्यादा नहीं है, 1000 या 1200 रुपए फीस है आज भी, 22-23-25 साल बाद भी बहुत ज्यादा फीस नहीं है वहां, रहना खाना पढ़ाई लिखाई सब, क्योंकि वो एक संस्था है और संस्था के माध्यम से बच्चों का निर्माण हो रहा है। और बहुत सारे लोग वहाँ दान भी देते हैं, सहयोग करते हैं। अब हम बड़े हो गए, हम भी थोड़ा सहयोग वहाँ करते हैं, थोड़ा ईश्वरी कृपा से काम कर रहे हैं, तो धन कमाने तो संस्था में हम जाते हैं, दान भी करते हैं। पर वहाँ तो बहुत सारे लोग होंगे ना, जैसे आप जैसे बहुत सारे बच्चे वहाँ गए होंगे, तो वहां से एक सोहित त्यागी कैसे बन के निकला, ये बताइए। देखिए सोहित योगी, एक तो मैंने पता है एक अनुभव किया है। मेरे क्लास में लगभग 30 बच्चे थे और 30 में से मतलब वैसे तो सभी कामयाब हैं, कुछ सरकारी टीचर भी हुए हैं, कुछ सरकारी पुलिस में भी हैं, कोई आर्मी में भी है, बीएसएफ में भी हैं, कुछ ने अपना काम भी किया है, अपने अपने फील्ड में सब सक्सेस हुए हैं। और कुछ ऐसे भी हैं कि जो मतलब गांव में अपने बेचारे मतलब कुछ नहीं भी कर पाए हैं। लेकिन मैंने उसका एक चीज अनुभव किया है कि मैं खुद भी अपने टीचर्स के संपर्क में बहुत रहता था, अपने गुरुजनों के संपर्क में रहता था। मैं आपको बताऊं, मैं जब गुरुकुल में रहता था, बेशक मतलब मुझे गुरुजी को खाना खिलाना, उनके कपड़े धोना, अभी परंपरा है गुरुकुल में, सेवा भाव। मतलब गुरुजी ने कहा कपड़े धो, मैं कपड़े धोता था। शुरू में जब छोटे थे तब तो घी के लालच में हम गुरुजी कपड़े धोते थे, गुरुजी को खाना खिलाते थे। गुरुजी के पास घी होता था, हमारे पास घी खत्म है, तो गुरुजी को खाना खिलाओगे तो उसी घी में से हम भी अपना घी डाल के खाना खा लेते थे। तो उस समय तो हम लालच में करते थे शुरू में, जो छोटे थे। फिर धीरे धीरे समझ में आया, उनके संपर्क में, यही चाहे घी का लालच रहा हो, किसी का भी लालच रहा हो, फिर धीरे धीरे उनके संपर्क में रहने के बाद समझ में आया कि यार यहाँ से बहुत कुछ मिलता है। वो हमें बाहर ले जाने लगे 10वीं क्लास तक। मैं आपको बताऊं, कक्षा 10 से मैं थोड़ा थोड़ा यज्ञ आदि में जाने के बाद, आर्य समाज के कार्यक्रमों में जाने के बाद, तो वहां से मुझे धन की भी उपार्जन होने लगा, धन उपार्जन होने लगा। वहां से हम जाते थे तो हमें कहीं ना कहीं किसी पंडित पुरोहित बन के गए तो वहां दक्षिणा भी मिलती थी। हाँ, यही मतलब एक क्रॉस क्वेश्चन मेरा आने वाला था कि
जैसे हम जो गुरुकुल में, तो गुरुकुल में तो वो सिखाते हैं ना आपको कि पूजा पाठ सिखाते हैं? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ। हमें संस्कृत तो पढ़ाई जाती थी। जी जी जी। हम संस्कृत तो हमारे यहाँ कंपलसरी थी कक्षा 6 से 12 तक। इंग्लिश हमारा अतिरिक्त विषय में हुआ करता, इसलिए इंग्लिश हमें आती भी नहीं है ज्यादा। लेकिन हम यूएस, यूके और कनाडा सब जगह हम क्लास भी देते हैं। पर वेद पुराण सिखाते हैं? वेद सिखाते हैं, पुराण नहीं सिखाते हैं। अच्छा। वेद, उपनिषद ये पढ़ाते हैं। आर्ष ग्रंथों को अष्टाध्यायी पढ़ाई जाती है जी। और वेदों से यज्ञ करना सिखाते हैं। लेकिन आपके लिए आपका इंटरेस्ट है कि आप यज्ञ में जाना चाहते हो कि नहीं जाना चाहते। कम बच्चे होते हैं क्लास में, 2-3-4 बच्चे ऐसे होते हैं जो यज्ञों में जाना शुरू करते हैं, इनका व्यवहार अच्छा होता है तो गुरुजन भी उन्हें लेकर जाते हैं। कुछ बच्चे तो सुधर नहीं पाते ना, उनको कहां से लेकर जाएंगे। तो हम यज्ञों में जाते थे, वहां से कुछ धन भी मिल जाता था, उससे हम अपना और आगे की चीजें भी करते थे। तो ऐसे करते करते बाहर निकले। बाहर जब निकलना शुरू किया, वहां से हमें पता चला कि योग क्या है। योग में स्वामी रामदेव जी, बाहर गुरुकुल में तो टीवी नहीं था, हम यज्ञ में गए तो कहीं टीवी पे सुबह सुबह स्वामी जी को देख रहे हैं, आस्था चैनल पे किसी ने लगा रखा है। किसी के यहाँ बड़े आदमी के यहाँ घर पे गए यज्ञ करने के लिए, तो वहाँ सुबह टीवी देख रहे हैं। तो हमें पता चला, फिर वहीं से हमें ये पता चल रहा है कि भी योग में करियर बनाया जा सकता है। तो गुरुजी पूजा पाठ क्यों नहीं, योग क्यों? आपने योग क्यों चुना? पूजा पाठ? मैं पूजा पाठ भी मैं भी जाता हूँ। अच्छा। मैं अभी भी, मेरा 20, 21, 22 दिसंबर में हापुड़ में बड़ा कार्यक्रम है, असोड़ा गांव में। अच्छा। बड़ा कार्यक्रम है। अच्छा, तो आप दोनों करते हो? मैं दोनों करता हूँ, पर मैक्सिमम मैं योग में रहता हूँ। अच्छा। मंडे टू फ्राइडे मेरा योग के लिए बिजी रहता है। सैटरडे संडे में मैं बहुत ही कम कार्यक्रमों में मैं यज्ञ में भी जाता हूँ, क्योंकि वो मेरी आस्था का केंद्र है, वो मेरा प्रोफेशन नहीं है। तो आपकी जो प्रेरणा थे वो बाबा रामदेव थे, आप कहते हैं? योग के प्रति, योग के लिए बाबा रामदेव मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। यज्ञ के प्रति पूज्य ब्रह्म ऋषि कृष्णदत्त जी महाराज हैं, उनके शिष्य आचार्य जयवीर शास्त्री हैं, जिनके साथ मैं अभी भी यज्ञों में जाता हूँ। और बहुत सारी जगहों पर मेरी स्पेशल डिमांड होती है, तब मैं वहां पर जाता हूँ। क्योंकि मैं गुजरात में ज्यादा टाइम रहता हूँ, तो मतलब मैं उस चीज के लिए टाइम नहीं निकाल पाता। परंतु वो मेरे जीवन का एक ऐसा क्षण है जहां मैं आपको कहूँ, यज्ञ से ही मैं आज आपके सामने बैठा हूँ। अगर मैं केवल यज्ञ कर रहा होता और योग नहीं करा रहा होता, सोशल मीडिया पर मेरी फैन फॉलोइंग नहीं होती, तो आप भी मुझे नहीं बुला रहे होते। सही बात है। प्रैक्टिकली बात यही है। हम यज्ञ में जाते हैं, लेकिन उस यज्ञ से ये है, क्योंकि वो मेरा आस्था का केंद्र है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, हालांकि विषय दूसरा हो जाएगा। जब मैंने अपने मन के अंदर कोई संकल्प लिया जी, और मैंने चाहा कि भाई मेरा ये कार्य अटका हुआ है, ये काम पूरा होना चाहिए, और मैं उसके लिए एक यज्ञ करता हूँ, मनोरथ के लिए कह रहा हूं मैं आपको। तो मैंने जब यज्ञ किया और वो मेरा कार्य पूर्ण हुआ है। बहुत सारे लोग तो कहां जाते हैं मन्नतें मांगने के लिए, मॉडर्न फिनोमेना में मैनिफेस्टेशन बोल रहे हैं उसको। हाँ, आज के समय में आप ये भी देखोगे कि ज्योतिष आचार्य बहुत सारे पॉडकास्ट करते हैं, आप भी करते हो बहुत सारे ज्योतिषों का। तो मैं उस पर हालांकि विश्वास नहीं करता, पर मैं विरोध भी नहीं करता। मैं आर्य समाज का व्यक्ति हूँ। आर्य समाज को आप जानते ही हैं, वो किस विचारधारा के व्यक्ति होते हैं और उनकी विचारधारा क्या हो सकती है। तो वहीं यज्ञ से मुझे सब कुछ प्राप्त होता है। आज अगर दुनिया में मेरे योग को पहचाना जा रहा है, या ये कहें कि मुझे बोलने की अगर प्रेरणा कहीं से मिली, अगर मुझे 1000, 1 लाख आदमी के बीच में बोलने का भी अवसर मिलता है, तो मैं बिना फंबल किए बोलता हूँ। 1 घंटा 2 घंटे जितना मुझे बोलने के लिए समय दिया जाता है। मुझे कॉर्पोरेट में जाता हूँ, वो मुझे कहां से मिला? मुझे गुरुकुल से मिला, यज्ञ से मिला, यज्ञों में प्रवचन दे करके मिला, मेरे गुरुजनों ने मुझे सिखाया। तो वो सब कुछ यज्ञ से ही है मेरे जीवन के अंदर। और मैं तो कहता हूं आप भी यज्ञ किया करो, आपका जीवन भी ऊर्ध्वा की ओर चला जाएगा। योग तो करना ही है, लेकिन साथ में यज्ञ को भी अपने जीवन में लेके आओ। बिल्कुल बिल्कुल। तो सनातन में ना ये दोनों चीजें तो ऑलरेडी लिंक्ड हैं। सनातन में यज्ञ हुआ और योग हुआ, ये लिंक्ड है। आप देखते हैं यज्ञ करते समय एक प्रॉपर मुद्रा में बैठते हैं लोग, आलती पालती मार के बैठते हैं, उसके बाद यज्ञ का आह्वान शुरू। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। हाँ जी, पूरक है। यज्ञ जिसको आप यज्ञ बोल रहे हैं, उसको हम शुद्ध शब्द में यज्ञ बोलते हैं, और यज्ञ भी बोल सकते हैं। तो यज्ञ और योग एक दूसरे के पूरक है। यज्ञ आप अगर एक तरीके से समझें तो वो वातावरण को सुगंधित करता है। आज दिल्ली एनसीआर में क्या हाल है, पॉल्यूशन की कितना बुरा हाल है, पोल्यूशन कितना है। तो यज्ञ आप करते हो शुद्ध गाय के घी से या सामग्री से, तो वातावरण शुद्ध होगा। और जब वातावरण शुद्ध होगा, फिर आप प्राणायाम करो, बैठ के योग करो, तो आपका जो योग है, आपके प्राणायाम है, आपके लंग है, आपके फेफड़े हैं, आपका हार्ट है, आपका ब्रेन है, आपके शरीर के अंदर शुद्ध ऑक्सीजन जाएगी। आपको एक एक सेल को, एक एक टिश्यू को, एक एक ऑर्गन को किसकी जरूरत है? ऑक्सीजन की जरूरत है, प्राण शक्ति की जरूरत है। तो यज्ञ करने के बाद वातावरण सुगंधित होगा, शुद्ध होगा, और उसके बाद जब योग करोगे तो योग से आपका शरीर भी स्वस्थ होगा, निरोगी होगा। और क्योंकि पहला सुख निरोगी काया ही है। सूरज जी, इसी चीज से मेरे पास एक सवाल आया है जी। मतलब अचानक से दिमाग में आया कि हम बात पॉल्यूशन की कर रहे हैं। अब मान लीजिए पॉल्यूशन ही है
तो यज्ञ का जो धुआं है भाई, आप काफी चीजें सामग्री जलाते हो, बहुत कुछ जलाते हो, उससे भी धुआं निकलता है। बहुत बढ़िया। तो इस धुएं में ये धुआं क्या पोल्यूशन नहीं कर रहा है, ये ऐड ऑन नहीं कर रहा है पोल्यूशन में? देखिए, यज्ञ के करने से फॉर्मल्डिहाइड नाम की एक गैस निकलती है। अच्छा, आप गूगल पे उसके बारे में पढ़ना, वो वातावरण को सुगंधित करने वाली गैस है। ओके। और वो गैस आपके, एक ट्रेले नाम के वैज्ञानिक हुए हैं फ्रांस के अंदर, उन्होंने इस पे रिसर्च की यज्ञ के ऊपर। उन्होंने शुद्ध थोड़ा घी लिया, 1 तोला घी मान लो, और थोड़ी शुद्ध सामग्री, ठीक है। उन्होंने तो हालांकि यज्ञ नहीं किया, उन्होंने केवल गाय के गोबर कहीं से उपला मंगाया और उस पर डाल के एक्सपेरिमेंट किया। तो उन्होंने पाया कि 24 घंटे तक उस एक कक्ष के अंदर दूषित परमाणु नहीं थे। अच्छा। धुआं नुकसानदायक हो सकता है, अग्नि नुकसानदायक नहीं होती। मैं अपनी वीडियोज में भी बोलता हूं, मंच से भी बोलता हूं कि अपने घर के अंदर अगरबत्ती धूप बत्ती मत जलाया करो। अच्छा, वो कार्बन है, जिंदा कार्बन है वो। धूप बत्ती भी? हाँ, जिंदा कार्बन है, वो आपके फेफड़ों में जाके बैठ जाएगा, वो नहीं जलानी चाहिए। अगर कोई पंडित पुजारी बोलता है तो उसको ये बोलो कि भाई ये तो कार्बन है, तो हमारे लिए, वो सिर्फ ये बोल सकते हैं, नहीं नहीं हमारे किताबों में शास्त्रों में लिखा है। बेकार की बात है, कहीं नहीं लिखा है ऐसा। अग्नि लाभकारी होती है। हम, जैसे आपने कहा सामग्री डाली, हम आम, पीपल, बड़, बेल, इनकी समिधाएं बनाते हैं, यानी लकड़ियां जलाते हैं। जी, और फिर शुद्ध घी। आप कभी किसी शॉप पे जाओ, पूजा की शॉप पे, कि मुझे हवन कराना है, मुझे सामग्री घी दे दो, तो पता क्या करेगा वो 150 रुपए किलो का तो घी लागा। अच्छा, खाने के लिए चाहिए, पूजा के लिए? जी पूजा के लिए चाहिए। 150 रुपए किलो घी आ सकता है, 150 रुपए किलो। हम जो यज्ञ कराते हैं उसके अंदर 1500-1400 रुपए किलो का तो घी लगाते हैं। और हमारे ऐसे जान पहचान के लोग हैं जिनसे हम घी तैयार कराते हैं खुद, शुद्ध घी, और शुद्ध सामग्री बनवाते हैं। उसमें कम से कम 100 से ज्यादा औषधियां डलवाते हैं। जैसे 2-4 के नाम बताए, अगर, तगर, लौंग तक हम डलवाते हैं उसमें, गूगल डलवाते हैं, लोबान डलवाते हैं, चंदन डलवाते हैं। हाँ, इस तरीके की औषधियां उसमें हम डलवाते हैं। 100 से ज्यादा औषधियां डलवाते हैं। हालांकि कई बार अगर बजट किसी का कम है तो हम उसको 20-25 औषधि पे भी कर लेते हैं। मान लो किसी का नहीं कि मैं इतना खर्चा नहीं कर सकता, वरना वो सामग्री बैठती 2000 रुपए किलो की कम से कम, और हमारे हवन में लग जाती है 100 किलो सामग्री। बताइए, बड़ा कार्यक्रम जो होता है 100-200 किलो भी लग जाती है, 50-50 किलो घी लग जाता है, 10-10 क्विंटल समिधाएं लग जाती हैं। अब देखो, उस अग्नि को हमने यज्ञ कुंड को तैयार कर लिया इस आकार से। हाँ जी, बिल्कुल। यजमान बैठा और आचार्य बैठे, मंत्रों का उच्चारण किया। अभी आप रविवार, फ्राइडे से हमारा कार्यक्रम स्टार्ट होगा, मैं आपको लिंक भेजूंगा, हम उसको लाइव करने की कोशिश करेंगे, तो आप उसको सुनना, देखना क्या प्रक्रिया। अगर समय मिला तो आप उड़ाओ, अगर आपको समय मिला, यहाँ से 1-2 घंटे लगेंगे। हाँ जी। तो आइए। तो उसमें क्या है कि आपने ऐसे अग्नि में घी डाला, सामग्री डाली, तो वहां से अग्नि उठेगी ऊपर को जी, वो धुआं नहीं होगा। अग्नि में उस धुएं, उसके अंदर मात्र 5% कार्बन निकलेगा, 95% आपको फॉर्मल्डिहाइड गैस निकलेगी, और वातावरण को सुगंधित करने वाली गैसें निकलेंगी। 5% कार्बन निकलेगा। और अब सुनिए, यज्ञ हवन जो है लाभकारी भी क्यों है? पेड़ों का भोजन क्या है? कार्बन। जो जितने पेड़ पौधे वनस्पति, इनका भोजन तो कार्बन है। तो यज्ञ से कार्बन जो निकला वो पेड़ पौधों ने ले लिया, और जो उससे सुगंधी निकली, आपके जीव जंतु, जलचर, नवचर, आपके जितने भी मनुष्य, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, जो भी सांस ले रहा है 1-2 किलोमीटर के दायरे में, सबको मिल रहा है उसका लाभ। अच्छा, इसलिए ये यज्ञ प्रदूषित नहीं करता है, ये सुगंधित करता है। ये तो साइंस है, बहुत बड़ी साइंस है। और फिर हम यज्ञ कुंड के चारों ओर जल रखवाते हैं, बड़े बड़े कलश, 20-20, 10-10, 15-15 लीटर के, 20-20 लीटर के, वो उसमें से तो थोड़ा कार्बन निकलता है, उसको सोख लेते हैं। पानी भाई पृथ्वी के चारों, अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, ये जो यज्ञ है जो हम करते हैं, ये संसार की नाभि है। अच्छा, नाभि केंद्र क्या है? पृथ्वी का नाभि केंद्र क्या है? यज्ञ, अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, ये केंद्र है। अब आप इस तरीके समझो कि भुवन की नाभि पृथ्वी, पूरे संसार की नाभि पृथ्वी, और पृथ्वी के चारों ओर क्या है? समुद्र, जल। तो पृथ्वी से जितनी दूषित गैसें निकलती हैं वो कहां जाती हैं? अब तो नदी नाले सूख गए, देश के नदी नाले सूख गए। अगर नदी नाले जितने हमारे थे पहले या दूषित हो गए, ये सब हमारी गंदगी को, हमारे पोल्यूशन को, हमारे प्रदूषण को खींचने का, सोखने का ही काम करते थे। और समुद्र भी यही काम करता है, हमारी गंदगी को, प्रदूषण को सोखने का काम करता है। आप समुद्र के किनारे, बॉम्बे कितना भयानक भीड़ शहर है, वहां तो नहीं आता कभी कि प्रदूषण है बॉम्बे में। सही बात, क्योंकि उसके चारों ओर पानी पानी है, समुद्र है। गुरुजी, एक और चीज बताइए, मतलब हमारे उसमें लिखा है, आपने कहीं तो ये लाइन पढ़ी होगी कि धूप दीप तुलसी से राजी सतदेवा। मैंने देखो ये लाइन नहीं पढ़ी है, पहली बात। और जो आप बोल रहे हैं ये किसी नहीं, ये ना, ये किसी विद्वान की लिखी हुई है, आरती का पार्ट। हाँ, ये किसी विद्वान की लिखी हुई है, ये मतलब पुरानी नहीं है।
जैसे मैं कुछ लिख दूं, आने वाले टाइम में उसको पढ़ने लगे, मेरे मन में कुछ आया मैंने लिख दिया। ये सत्यनारायण भगवान की आरती का एक पार्ट है लास्ट का। भाई सत्यनारायण की कथा तो किसी ने लिखी है, ये परमात्मा की दी हुई व्यवस्था नहीं है जी भाई, परमात्मा की दी हुई व्यवस्था सिर्फ वेद है, और उसके अलावा जितने भी ग्रंथ सब लिखे गए हैं। तो अब इसमें कहा जा रहा है धूप दीप तुलसी से राजी सदेवा में कि धूप से वो मन मानते हैं, आप कह रहे हैं धूप जो है नहीं जलाना। मैं ये कहता हूँ कि धूप का अर्थ कुछ और भी हो सकता है वहाँ। अच्छा, धूप का अर्थ ये भी हो सकता है, सनलाइट भी हो सकती है। नहीं मतलब धूप वो वाली धूप और वो किसने, इसका अर्थ किसने किया है बताइए? अच्छा। किसने लिखा है? धूप बत्ती लिखा है वहां कहीं? आप देखो उसकी, मैंने आपको भी ये कहा कि शास्त्र बहुत सारे हमारे मिक्स किए गए। जब द्वापर के बाद जब तक्षशिला नालंदा में हमारे आग दी गई, हमारे विश्वविद्यालय में हमारी जो लाइब्रेरी थी उसमें जो आग लगाई गई, तो वहां हमारा शास्त्र मतलब खत्म हो गया, बहुत कुछ। इसके अलावा 2 पंडितों के नाम मुझे स्मरण नहीं आ रहा है, उन्होंने, वो संस्कृत के ज्ञाता थे और उन्होंने अपने हिसाब से चीजों के अर्थ अनर्थ कर दिए। बस संस्कृत आपको नहीं पता, अगर मान लो मुझे पता है, तो अगर आप मेरे सामने कोई श्लोक ले आओ, मेरी इच्छा है मैं इसका क्या अर्थ बताऊंगा, आपको क्या पता जी? सही बात है। तो जो चाहेगा वो उसका अर्थ बता सकता है। तो ऐसा ही उन लोगों ने किया। कहीं लिखा है गो में दियज, तो गाय की बकरी की आहुति दो जी। अजा में दियज, बकरी काटो। गो में दियज, गाय काटो। अश्व में दियज, घोड़ा काटो। अरे ये तो इसमें कहा, गो में दियज में कहा गया कि गो नाम इंद्रियों का है, इंद्रियों को शांत करके, आंख नाक कान मुख उपस्थित, इनको शांत करो, इनके ऊपर चिंतन करो, इनको कंट्रोल में करके उसके बाद आप यज करो, आहुति दो। जी। आजा नाम इंद्रियों का है, अश्व नाम इंद्रियों का है, लेकिन इन्होंने इनके अर्थ इतने अनर्थ कर दिए। ऐसे ही यहां हुआ है। मैं कहता हूं आप मत जाओ शास्त्र के ऊपर, आप थोड़ा इसके ऊपर चले जाओ कि जो धूप है, आप मेरी बात मत मानो, आप किसी भी लैब में उसको ले जाओ भी, इसके अंदर क्या है, उसमें जिंदा कार्बन है। नहीं हो सकता है, संभव है। धुआं यज्ञ में, अगर कई बार हमारे यहाँ भी जब हम यज्ञ कर रहे होते हैं, वहां धुआं अगर निकल आए तो वहां हम उसको तुरंत रोक देते हैं कि पहले अग्नि प्रज्वलित करिए, कपूर से करिए, छोटी समिधाएं लगाइए, घी डालिए, पहले अग्नि प्रज्वलित करिए, तब हम आगे बढ़ेंगे, चाहे उसमें आधा घंटा लग जाए। बहुत बढ़िया। तो जो यज्ञ जो है वो वातावरण को सुगंधित करता है पहले। अच्छा, आपके घरों में अग्यारी होती है? कुछ घरों में अग्यारी बोलते हैं, अग्यारी। तो वो क्या करेंगे, छोटा सा एक ऐसा वो ले लेंगे उपला, उसको जला के उसके ऊपर लौंग और थोड़ी सी घी, थोड़ी सामग्री, वो यज्ञ का बिगड़ा हुआ रूप अग्यारी हो गया है घर के अंदर। अच्छा। किसी व्रत में करते हैं वो सारे लोग, दिवाली होली पे कर देते हैं, वो बिगड़ा हुआ रूप है। दीपक भी यज्ञ का बिगड़ा हुआ रूप है, जो दीपक। अच्छा, दीपक जलाना चाहिए प्रतिदिन घर में, व्यक्ति को घी का दीपक जलाना चाहिए। वो अच्छा है, ना कि धूप बत्ती या अगरबत्ती। वो देखिए, चाहे रामदेव जी की हो, चाहे किसी भी कंपनी की हो। मैं धूप बत्ती अगरबत्ती का विरोध नहीं कर रहा, मैं धुएं का विरोध कर रहा हूं। धुआं नहीं होना चाहिए। धुआं आपको नुकसानदायक है ही है, किसी भी फॉर्म में, चाहे वो यज्ञ का हो, चाहे वो धूप बत्ती का हो, अगरबत्ती का हो, और ये तो है ही जो गाड़ियों से निकल रहा है। बट सेकंड टाइम आप ये जरूर बोल रहे हैं कि यज्ञ से धुआं नहीं निकलता है। हाँ, उससे जो निकलती है वो 5% निकलता है, वो आपके फायदेमंद है। बिल्कुल। तो गुरुजी, धर्म पे तो बहुत सारी बात कर ली हमने। हम मेन अपने टॉपिक पे आते हैं, योग। तो एक है आपका योग और यौगिक लाइफस्टाइल, इन दोनों में क्या अंतर है, योग और यौगिक लाइफस्टाइल में? एक ही है। योग एक आप कह सकते हो वृक्ष है, और लाइफस्टाइल उसका, उस पे पद चिन्हों पे चलना है। योग आप कर रहे हो, और मतलब योग आप जानते हो और योग कर रहे हो, तो लाइफस्टाइल हो गई। यानी आपके जीवन में योग आना चाहिए। योगिक लाइफस्टाइल इसको बोल सकते हैं। और योगिक लाइफस्टाइल क्या है? सुबह उठने से लेकर के रात्रि सोने तक जितने भी आप कार्य करते हैं वो सही तरीके से करें, योग अनुकूल करें। जैसे सुबह उठने का टाइम फिक्स होना चाहिए, फ्रेश होने का टाइम फिक्स होना चाहिए, योग करने का टाइम फिक्स होना चाहिए, नाश्ते का फिक्स होना चाहिए, लंच का फिक्स होना चाहिए, आपका डिनर का फिक्स होना चाहिए, सोने का भी फिक्स होना चाहिए। ये योगिक लाइफ स्टाइल है। आज सुबह 5 बजे उठे, कल 8 बजे उठे, परसों 10 बजे उठे, फिर 4 बजे उठ गए, सारा सिस्टम ध्वस्त हो जाता है। उससे बीमारियां इस कारण से आ रही हैं। मैं एक बात बताता हूं, मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि जो एक ऐसे 80 वर्ष की एक वृद्ध माता जी हैं जिनको मैं जानता हूं, अभी उनका शरीर पूरा हुआ है पिछले 2-3 महीने पहले। वो माता जी, उनका टाइम फिक्स है, सुबह 5 बजे उठती हैं, 5:15 पे उनको एक चाय चाहिए तो चाहिए, उनका फिक्स है। उनके घर में सर्वेंट है, बड़े लोग हैं, उनको योग करने का टाइम फिक्स है, खाने का फिक्स है, 5 मिनट का इधर उधर करती हैं, और वो 80 वर्ष तक निरोगी जीवन जिया है उन्होंने। और ऐसे ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनका ना खाने का फिक्स। अच्छा, एक बात बताओ, आप 15 दिन तक लगातार ब्रेकफास्ट सुबह 7 बजे करो या 8 बजे करो, 8 बजे करो, 3 दिन बाद आपको 8 बजे ही भूख लगेगी।
आदत पड़ जाती है शरीर को। क्यों, क्या है वो आदत? आदत क्या है? क्योंकि हमारे स्टमक के अंदर खाने को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स का सिक्रेशन होता है, वो उनका टाइम फिक्स हो जाता है। हम गलती क्या करते हैं, जैसे हमने 8 बजे 3 दिन तो नाश्ता किया, अब चौथे दिन जब हमें भूख लगी और हम रास्ते में हैं कहीं इधर उधर, तो हमें भूख तो लगी, या तो हमने पानी पी कर शांत कर ली, या हमने कोई अटरम सटरम कुछ भी फास्ट फूड जंक फूड पेट में डाल दिया, या कोई बिस्किट नमकीन वगैरह खा के, चिप्स वगैरह खा के उसको शांत कर दिया। वहां हम गलती कर देते हैं। वो हम एक समझ लीजिए कि हम वो पाप कर रहे हैं अपने शरीर के लिए। मैं उसको पाप की श्रेणी में रखता हूं, क्योंकि औषधि आपका खाना है। आप अपने खाने को दवाई बना के खाओ, आप अपने भोजन को औषधि के रूप में खाइए, तो वो आपका मेडिसिन का ही काम करेगा, दवाइयों का ही काम करेगा। या बीमार नहीं पड़ोगे। जब बीमार नहीं पड़ोगे तो दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे ही रात को खाने का टाइम फिक्स होना चाहिए। ये हुआ पूरा यौगिक लाइफस्टाइल। हाँ, यौगिक लाइफस्टाइल में तो कहेंगे जी शाम को सूर्यास्त के बाद खाना नहीं चाहिए। चलो मैं ये कहता हूं कि जिस व्यक्ति को रात को 11 बजे ऑफिस से आना है और उसे सुबह 10 बजे उठना है, 2 बजे सोना है, ठीक है भाई, तू 11 बजे यार खा, खाने के बाद 2 घंटे बाद तो सोएगा, 1 बजे सो, और सुबह तू 10 बजे उठता, कोई बात नहीं, ठीक है, 10 बजे उठ, लेकिन डेली 10 बजे उठ, फिर वो आदत उसी की बना। भाई वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं, मैं शास्त्रों का अनुकूल नहीं जाता। सच बात है। जो आप चाहे 12 बजे का आपके नाइट ड्यूटी है उसको वैसे ही फिट कर लो, दिन की है या आपकी इवनिंग की ड्यूटी है, या आपकी अगर चेंज भी होती है तो जिन उनके साथ ज्यादा समस्याएं होती हैं, जिनकी शिफ्ट चेंज होती रहती हैं, उनको प्रॉब्लम ज्यादा होती हैं, क्योंकि उनको आज 2 बजे फिर कल 10 बजे से जाना, फिर मतलब एक वीक उनको थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल होता है। नटशेल ये है कि यौगिक लाइफस्टाइल का मतलब एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल, जिसमें हर चीज की टाइम स्टैम्प है, सिस्टमैटिक है, आप उसके हिसाब से चल रहे हो तो वो यौगिक लाइफस्टाइल। बिल्कुल, लाइफस्टाइल वही है ना। ठीक। अच्छा, एक चीज और बताइए, मतलब जनरल आज की डेट में हर कोई जानना चाहता है, मतलब किसी को पता नहीं है योग, इसका उद्भव कहाँ से हुआ, असली उद्भव कहाँ से हुआ योग का, आया कहाँ से योग? मैं तो वहीं लेके जाऊंगा आपको। बताइए कहाँ। योग का उद्भव वेदों से है। वेद में योगे योगे तवस्तरम वाजे वाजे हवा महे मंत्र एक ही आता है। उसके अलावा हिरण्यगर्भ से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। हिरण्यगर्भ यानी परमात्मा का नाम है, परमात्मा के गर्भ से उत्पत्ति। वेदों के अंदर 20,000 से ज्यादा मंत्र हैं और 550 मंत्र योग के हैं। ऋग्वेद में भी मिलते हैं, यजुर्वेद में भी मिलते हैं, सामवेद में भी मिलते हैं, अथर्ववेद में भी मिलते हैं। चारों वेदों में योग के मंत्र मिलते हैं। तो वहां से तो योग निकला, परंतु उसके बाद भगवान शिव से इसका जनक माना जाता है। बाद में अगर हम देखें वेदों के बाद, फिर मानते हैं कि कुछ हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान शिव की आपने मुद्राएं जितनी भी देखी होंगी वो सब यौगिक मुद्राएं हैं। चाहे वो ऐसे बैठे हैं, चाहे वो ऐसे बैठे, चाहे आपने काल्पनिक चित्र भी देखे हो, वो भी भगवान शिव के जो ये कुंडलिनी जागृत भी वाली जो बात आती है वो भगवान शिव के आधार पे ही आती है। तो योग का जो जनक वेद है और आपके भगवान शिव है और हिरण्यगर्भ है, क्योंकि योग युजिर धातु से बना है, संस्कृत की युजिर धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना, मिलन, यानी आत्मा परमात्मा का मिलन, मन का और प्राणों का मिलन। जैसे 2 और 2 मिलकर के 4 होते हैं, ऐसे ही आत्मा और परमात्मा का मिलन योग कहलाता है। भाई भगवान शिव क्या कर रहे हैं? परमात्मा से मिलने का ही तो एक मार्ग खोज रहे हैं और वो योग के माध्यम से खोज रहे हैं। और उसके बाद फिर आपका ये हठ योग आता है, लय योग आता है, भक्ति योग आता है, मंत्र योग आता है, तंत्र योग आता है, ज्ञान योग आता है, फिर तो बहुत सारे योग, श्रीमद् भगवत गीता में आपको ये सब चीजें मिल जाती हैं। तो भारत में जो है गुरुजी, भारत में योग शुरू कब हुआ, पकड़ा कब, लाया कौन खींच के इसको? मेरे को तो जहां तक दिखाई देता है कि हम देखते हैं ना, योग गुरु बाबा रामदेव ने ही इसको ज्यादा उठाया। देखिए मैं ये तो नहीं कहूंगा कि भारत में स्वामी रामदेव जी लेके आए। भारत में तो गुरुकुलों के अंदर, मैं सन 1999 में गुरुकुल में पढ़ता था, तो तब स्वामी रामदेव जी को इतना लोग नहीं जानते थे, लेकिन वहां हमें योग कराया जाता था। उससे पहले भी हमारे गुरुकुल में जो हमारे गुरुजन हैं वो 20 साल से योग कर रहे थे गुरुकुल के अंदर। उससे पहले भी अगर आप 100 साल पहले जाओगे, मतलब गुरुकुलों के अंदर था। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के योग गुरु माने जाते थे, वो अब से 40 साल पहले योग कराते थे। स्वामी रामदेव तो बाद के हैं, परंतु ये मैं कह सकता हूं कि स्वामी रामदेव जी ने योग को रोग से जोड़ा। पहले आश्रमों में,
गुरुकुलों में कराया जाता था। और आज अगर पूरे देश या दुनिया के अंदर सुबह सुबह कपालभाति लोग सड़कों पे निकल करके पार्कों में कर रहे हैं, अनुलोम विलोम कपालभाति कर रहे हैं, तो वो स्वामी रामदेव जी की देन है। स्वामी रामदेव जी ने योग को सरल किया है, इतना सरल कर दिया कि भाई कोई भी कर सकता है। पहले जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे तो सबको नहीं कराया जाता था, उसमें भी बच्चों को छांटा जाता था कि आप कर सकते हो कि आप नहीं कर सकते, परंतु स्वामी रामदेव जी ने कहा ये तो हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सब करो। तो स्वामी रामदेव जी ने इसको दिया और आज पूरी दुनिया अगर कपालभाति को जानती है, अनुलोम विलोम को जानती है, योग को जानती है, तो मैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्वामी रामदेव जी की बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ी देन है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। अच्छा, फिर इसी इन्फ्लुएंस से आने के बाद हमने देखा ना, और योग पॉपुलर भी बहुत ज़्यादा हुआ जब ये कोरोना काल आया। कोरोना काल के बाद लोग दवाई कितनी खाओगे आप भाई, आप दवा से कितने ठीक हो गए, तो आप क्या करो, आप सांस को ठीक करने के लिए, श्वसन क्रिया को ठीक करने के लिए आप योग करो, अनुलोम विलोम करो, है ना। डिप्रेशन ठीक करना है, माइग्रेन ठीक करना है, काफ़ी सारी समस्याओं के लिए योग से ही इलाज निकालने लगे। देखिए, भारत के अंदर एक बड़ी विडंबना है कि स्वामी रामदेव जी भी 2.5 घंटे सुबह आस्था चैनल पे आते हैं, फिर इंडिया टीवी पे आते हैं आधा घंटा, और हम लोग भी सोशल मीडिया पे, हमारी भी वीडियो करोड़ों में जाती हैं, और बड़े हमारे मित्र जो योग में करा रहे हैं, सोशल मीडिया पे जागरूक कर रहे हैं, पर ना भारत में लोग अभी भी योग कम करते हैं। जी, मैंने कहा कि विडंबना क्यों है कि भारत के अंदर लोग डर के योग करते हैं। मेरी खुद की बुआ, वो उनको मैं पिछले 10 सालों से कह रहा हूं कि अरे बुआ योग कर लिया कर, ठीक हो जाएगी, डॉक्टरों के चक्कर काट रही है। और जब डॉक्टर ने कहा कि योग करना है, तब मुझे फोन करके कह रही है अरे मुझे योग तो बता दे, दुनिया को बताता फिर रहा। अरे ये है विडंबना हमारे भारत की। भाई डॉक्टर बोल देंगे कि नहीं नहीं अब आपको योग करना पड़ेगा, अरे सारे डॉक्टर योग करते हैं। मेरे कितने योग के शिष्य हैं, डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर हैं। वो क्या करेंगे, सुबह उठेंगे, फ्रेश होंगे, गुनगुना पानी पिएंगे, योगी की स्टाइल हो गई ना, गुनगुना पानी पिएंगे, उसके बाद वो फिर 1 घंटा योग करेंगे, उनके कोई योग टीचर है तो घर आएंगे, या फिर वो कुछ जानते हैं उनको एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, प्राणायाम करेंगे, उसके बाद फिर ग्रीन टी लेंगे, एलोवेरा आंवला जूस पिएंगे, उसके बाद फिर नहा धो के क्लिनिक पर आकर आपको फिर जो अंग्रेजी दवाइयां लिखेंगे। बहुत सारे अच्छे डॉक्टर, बहुत सारे अच्छे डॉक्टर्स योग के लिए प्रेरित करते हैं, खुद मेडिसिन नहीं खा रहे हैं, खुद मेडिसिन नहीं खा रहे हैं, मजबूरी में, लेकिन भाई उन्हें अपना घर भी चलाना है, अपना हॉस्पिटल चलाना है, क्लिनिक चलाना है, तो वो दवाई तो लिखेंगे। कई बार तो भारत में क्या है, सिर में दर्द हुआ, गोली खाई, सिर का दर्द ठीक। अरे भाई थोड़ी देर लंबा गहरा सांस लेके देख लो। मैं रोज ही करता हूँ ये चीज। सिर्फ थोड़ा लंबा गहरा सांस लेके देख लिया करो, थोड़ा सा मन को शांत करके देख लिया करो, थोड़ा स्ट्रेस से दूर हट के देख लिया करो कि योग देखो पहला सुख निरोगी काया। चलिए इसको ठीक करते हैं ना, कैसे करोगे, मतलब माइग्रेन है, हाँ, स्ट्रेस है, भरे पड़े हुए आए ऑफिस से। देखिए माइग्रेन पे बात करते हैं, बहुत सारी टेंशन है। पहले माइग्रेन पे बात करते हैं। हाँ। माइग्रेन को ठीक करने का बहुत सरल माध्यम बता रहा हूं महाराज। हाँ। एक तो भ्रामरी प्राणायाम कर लो। भ्रामरी प्राणायाम तो आप सोफे पे, बेड पे, ऑफिस में कहीं भी कर सकते हो। ऐसे उंगलियां लो, आंखों के ऊपर लगाओ, अंगूठे से कान को बंद करो, सांस अंदर भरो, इस तरीके से पूरा लंबा 20-25 बार कर दो। छोड़ते समय अपना भंवरे की तरह गुंजन करना। सोने से पहले आप 20-21 बार करो, नींद अच्छी आएगी और आपको माइग्रेन से छुटकारा मिलेगा। अब माइग्रेन के लिए दूसरा क्या काम करना है, रात को सोने से पहले बादाम का तेल, सरसों का तेल या गाय का शुद्ध घी, कोई भी एक चीज 1-1, 2-2 बूंद सोने से पहले नाक में डालो। अच्छा। पैर के तलवों को साफ करके शुद्ध आप गाय के घी से या सरसों के तेल से तलवों की मालिश करिए 5-5 मिनट। अच्छा, पैर के। ये खुद से कर सकते हैं। अच्छा। कोई कर दे तो बहुत अच्छी बात है। बाहरी सरफेस पे लगाने से अंदर कैसे? अरे ये सुबह सुबह घास पे चलने से आंखें क्यों सही हो जाती हैं? हमारे एक्यूप्रेशर यहाँ क्या है, आप फिर वही बात आती है, यहाँ से मैं बटन दबाऊंगा लाइट वहां जलेगी। तार तो जुड़े हुए हैं ना, बॉडी के तार जुड़े हुए हैं हमारे शरीर के अंदर, यहाँ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं सारे। तो इससे पूरा संबंध आपका ब्रेन से कनेक्टेड है, हार्ट से कनेक्टेड है, आपके लंग से कनेक्टेड है, आपके पॉइंट या आपकी स्पाइन से कनेक्टेड है। हमारा नर्वस सिस्टम है कितना, 72,72,10,202 नस नाड़ियां हैं बॉडी के अंदर। मॉडर्न मेडिकल साइंस 72,000 नस नाड़ियों को मानती है और 72,000 नस नाड़ियों को तो नाम लिख चुकी है। और आयुर्वेद और ब्रह्मचारी कृष्ण दत्त जी के शास्त्र में आता है कि 72,72,10,202 नस नाड़ियां हमारी बॉडी के अंदर। तो आप सोचो, तभी तो कई बार ऐसा होता है कि ब्रेन का ऑपरेशन हो रहा है किसी का, और वो ऑन द स्पॉट कई बार
चला जाता है। तो डॉक्टर को भी पता नहीं चलता कौन सी कट गई, इतनी हमारे ब्रेन के अंदर नस नाड़ियां, गुच्छा है, जाल है, मकड़ जाल है, मकड़ जाल से भी भयानक जाल है परमात्मा का बिछाया हुआ। तो यहां से उसका पूरा संबंध है आपके ब्रेन से, तो उसकी मालिश करो और आप खुद चमत्कार देखो। चलिए, माइग्रेन हो गया, अब स्ट्रेस के लिए कुछ बताइए। स्ट्रेस के लिए दिन भर का बंदा स्ट्रेस से भरा हुआ है, अब स्ट्रेस कैसे दूर करेगा? देखो, पहला अपने काम के प्रति सजग होना पड़ेगा। ठीक है। स्ट्रेस कब आएगा? ये तो कामचोर है व्यक्ति, मैं अभी उनके लिए बात कर रहा हूं कि जो ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, या तो वो काम चोर है या उसकी काम समझ में नहीं आ रहा है और उसके ऊपर वर्कलोड ज्यादा है, उसके पास काम ज्यादा है, वर्कलोड ज्यादा है और वो काम, उसको अपने समय को विभाजित करना पड़ेगा, एक सिस्टम बैठाना पड़ेगा कि भाई मैं ऐसे ऐसे इतने टाइम में ये काम पूरा कर लूंगा। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा, उसके बाद भी वो स्ट्रेस ले रहा है, यार आज का काम कर लिया, अब कल फिर करना। देखो, एक बात तो दिमाग में रख लो, करना तो पड़ेगा। जीवन जीना है तो काम हमें भी करना पड़ता है, हमें भी तनाव आ सकता है। अब मुझे यहाँ आया, मैं वहां जाना, इधर भाग, मुझे भी आ सकता है। शेड्यूल्स वगैरह हैं। स्ट्रेस क्या होता है? मैं यहाँ बैठा हूँ आपके साथ, मैंने एक बार ऐसे स्वामी रामदेव जी से पूछा, मैं ये बताओ कि तनाव बहुत आता है, तनाव का क्या करें? तो मैं उनका उत्तर बता रहा हूँ। उन्होंने कहा, वर्तमान में जीना सीखो, तनाव खत्म। अरे बाप रे, कितनी बड़ी बात है। अभी यहाँ पर हम बैठ के बात कर रहे हैं, आप मेरे से बात कर रहे हैं, आप भूल जाओ बाकी की दुनिया की, मेरा ऑफिस कैसे चलेगा, मेरे ऑफिस में कोई आज आया कि नहीं आया, आज ये काम हुआ कि नहीं, भूल जाओ आप थोड़ी देर के लिए, आप फ्री हो गए एकदम। हम तनाव दो कारणों से लेते हैं जी। या तो पीछे का सोच के लेते हैं या आगे की प्लानिंग कर रहे होते हैं, अरे होगा कि नहीं होगा। अभी मैं ये सोचने लगूं, मेरी शाम को 5 बजे सेशन है यार, मैं पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा, यहाँ तो पता नहीं कितना टाइम हो गया, मैंने तो घड़ी भी नहीं देखी, मैं तो तनाव में आ जाऊंगा यहीं। मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ, बाद में क्या होगा, होगी क्लास कि नहीं होगी, वो मैं यहाँ से उठने के बाद सोचूंगा। ये है स्ट्रेस। और पीछे जो बीत चुका उसके बारे में भी सोचते हैं, अरे मेरे साथ ऐसा हुआ था, वो हुआ था, इसने मुझे ये कहा था, उसने ये कहा था, ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, वो तनाव में चले जाते हैं। अरे जब पीछे का तो आप सुधार नहीं सकते, आगे का आपके हाथ में है। उस जो काम तत्र प्रत्येक तनता ध्यानम योग दर्शन कहता है, महर्षि पतंजलि योग दर्शन में कहते हैं, तत्र प्रत्येक तनता ध्यानम, कि किसी भी स्थान पर अपने आप को 100% लगा देना ध्यान कहलाता है। अब आप और मैं बैठ कर बात कर रहे हैं, यहाँ तनाव है नहीं है ना? नहीं। अभी सोच लो आप बाहर के बारे में, तो हो जाएगा, अभी हो जाएगा। बट गुरुजी, फिर भी जैसे मान लो काम का लोड ज्यादा है, अब आपका एकदम से बहुत ज्यादा वर्कलोड है, किसी बंदे को जैसे एंजाइटी डिसऑर्डर है, कुछ तो वैसे तनावग्रस्त है, उसके लिए कुछ एक योग बताओ जिससे शांत हो जाए। प्राणायाम सबसे बढ़िया है। वो कौन सा? अनुलोम विलोम प्राणायाम करो। अच्छा। अनुलोम विलोम यानी सबको पता है आज, राइट नोस्ट्रल को प्रेस करके लेफ्ट से सांस धीरे धीरे अंदर भरो, छोड़ना है, और फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से छोड़ो, राइट से भरो, लेफ्ट छोड़ो। अनुलोम विलोम प्राणायाम को घर से निकलने से पहले 10 मिनट कर लो। ऑफिस में लगता है ना कि आज काम बहुत ज्यादा है, तो 5 मिनट अनुलोम विलोम करके देखना, खोपड़ी खाली हो जाएगी। यहाँ से ये जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क बिल्कुल खाली हो जाएगा, एकदम ऐसा लगेगा अभी साफ सफाई हो गई है इसकी, इसमें जितना भी कचरा जमा है आपके सबकॉन्शियस माइंड में, वो पूरे तरह से साफ हो जाएगा। तो अनुलोम विलोम, और प्लस उसके साथ में वो भ्रामरी जो मैंने अभी बताया, ये वाला, ये भ्रामरी भी आप 5-10 बार कर सकते हो। तो ये 2 प्राणायाम बहुत ही जबरदस्त है स्ट्रेस के लिए, मन को शांत करने के लिए। इससे उचित उपाय कुछ भी नहीं है। मन को शांत करने के लिए आप ओम का उच्चारण कर सकते हो। मन का शांत करने के लिए कोई साधन नहीं हो सकता, लेकिन चंचल मन नित ओम जपा कर ओम। तो ओम के उच्चारण से आप मन भी शांत कर सकते हो। और किसी भी एक स्थान पर अपने मन को लगाओ, यानी ध्यान करो। जैसे क्लास में पहले बोलते थे टीचर की, ध्यान से पढ़ो, उसका मतलब क्या था? यही मेडिटेशन है कि यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, जो टीचर बोल रहा है उसको सुनो। हमारे मुंह, आंख और कान, ये 3 चीज सबसे ज्यादा चलती हैं, इंद्रियां तीनों, ये तीनों इंद्रियां सबसे ज्यादा एक्टिवेट है। आंखें देखी, अभी आपसे मैं बात कर रहा हूँ, आपको देख रहा हूँ, आपसे आपके कानों, अपने कानों से आपको सुन रहा हूँ, और वाणी से आपकी बातों का जवाब दे रहा हूँ। एक 3 चीज मेरे ये एक जगह होनी चाहिए, एक चित है, तभी तो मैं कर पाऊंगा। यदि मैं देखने तो लगूं इनकी साइड, सुनने लगूं आपकी साइड, अब उत्तर देने लगूं इनका, तो खत्म हो जाएगा सिस्टम। यानी तत्व प्रत्येक तना बहुत छोटी सी और बहुत गंभीर डेफिनेशन है। अपने आप को 100% किसी भी एक स्थान पर लगा देना ध्यान यानी मेडिटेशन कहलाता है। वही योग है, वही योग है, वो सारा सार वही है। वेरी गुड। तो आप जो है जब भी कोई काम करें उसमें मन लगा के करें, स्ट्रेस आएगा ही नहीं। अच्छा गुरुजी, रिसेंटली क्या हुआ था, कोरोना जब हुआ ना, कोरोना हुआ था उसके बाद भी, और अभी हर साल होता है दिल्ली में, आप देख रहे हो हर साल दिल्ली एनसीआर में क्या होता है, पॉल्यूशन। एक समय आता है दिवाली के आसपास का जब भर के पॉल्यूशन होता है। कारण कई हैं, पराली हो सकता है, दिवाली हो सकता है, बहुत सारे कारण हैं। बट उस बीच में ना बहुत पॉपुलर होती है एक क्रिया
लोग कहते हैं कि अभी भाई सांस को साफ करना है, अपनी है उसको साफ करना है तो जल नीति करो। बहुत है अच्छी। ना? तो जल नीति अगर है क्या, होती कैसे है, जरूरत किस किस चीज की इसके लिए? देखिए जल नीति एक तो पब्लिकली ना ऑनलाइन और वीडियोज में समझाना मुश्किल काम है। हाँ। परंतु आपने पूछा, मैं बताता हूँ। जल नीति का एक पोर्ट होता है ऐसा लगभग आधे लीटर का, और उसमें ऐसे एक बैकू सा बना होता है। तो जल नीति में गुनगुना पानी और हल्का नमक डाला जाता है और फिर उसको यहाँ चेक किया जाता है कि कितना गर्म है। अगर यहाँ सहन हो रहा है तो आपके अंदर भी है, क्योंकि ये तो सेंसिटिव एरिया है, तो यहाँ आप सहन कर लोगे। और फिर खड़े होके आगे को थोड़ा झुक के एक साइड से ऐसे लोटा पकड़ के नाक में लगा के और दूसरी नाक से पानी निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये रास्ता है। यहाँ घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार ये तो बहुत मुश्किल काम है। यहाँ से डाला और यहाँ से निकला, यहाँ से डाला यहाँ से निकला, यानी आपकी जो पूरा साइनस एरिया है नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी बिना योग टीचर के नहीं करना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ किसी न किसी योग टीचर से ही सीखो। कि कई बार गलती कर देते हैं, या मान लो करते करते मुंह आपने नाक से सांस लिया तो चला जाएगा, उस समय पे आपको मुंह से सांस लेना है। तो इसलिए ये टीचर से आपको फिजिकली सीखना चाहिए, ऑनलाइन नहीं सीखना चाहिए। इसलिए मैंने इसके ऊपर, मुझे लगता है मैंने कोई वीडियो बनाई भी नहीं है। अच्छा, जल नीति के ऊपर। ठीक है। हाँ, लेकिन उसके लाभ बहुत हैं। कोरोना के अंदर मैं गुजरात में था, गांधीधाम एक शहर है, एक पूरा सर्कल कोरोना से पीड़ित हुआ। मतलब 2-2, 4-4, 5-5 हजार करोड़ के लोग, मतलब जहां जहां मैं जाता था लगभग मैं होम विजिट कर रहा था उस समय पे वहां, और वो परिवार ज्यादातर कोरोना से मतलब ग्रसित हुए। लेकिन एक परिवार था जो कोरोना जिनको नहीं हुआ, और उनको प्रतिदिन मैं जल नीति कराता था, दोनों वाइफ हस्बैंड को प्रतिदिन, और दोनों को कोरोना नहीं हुआ। अच्छा। मेदांता हॉस्पिटल के बहुत सारे डॉक्टर्स ने जल नीति की, उनको कोरोना नहीं हुआ। मैंने स्वयं जल नीति की, मेरे कई फ्रेंड ने जल नीति की, आपको भी नहीं हुआ? मुझे बिल्कुल कोरोना नहीं हुआ। और मैंने इतनी ट्रैवलिंग की है कोरोना के दौरान, इतनी ट्रैवलिंग की है। मेरा पास बना था नोएडा से, कमिश्नर ऑफिस से, और मेरी गाड़ी कभी चंडीगढ़ कभी ऋषिकेश, घर में मन नहीं लग रहा था, करते क्या, हमें तो कोरोना को बीमारी लग नहीं रही थी। लेकिन आपने लोगों को बचाया, बहुत सारे लोगों को बचाया भी, बहुत सारे लोगों को समझाया भी, वीडियोस भी बनाई। कभी मैं अहमदाबाद में हूँ, मेरा एयरपोर्ट पे चेक हो रहा है, लेकिन मेरा कहीं कोरोना नहीं आया, कभी नहीं आया। बल्कि मैंने कोरोना के हॉस्पिटल में जाके बहुत सारे लोगों को योग कराया, मुझे फिर भी कोरोना नहीं हुआ। ईश्वरी कृपा भी मानता हूँ मैं, परमात्मा के आगे तो कुछ नहीं है, पर मैं उसको इम्यून सिस्टम भी मानता हूँ और जल नीति भी मानता हूँ। अब आपने जल नीति का कहा, जल नीति आंखों के लिए बहुत अच्छी होती है, स्ट्रेस लेवल को भी कम करती है, माइग्रेन में भी लाभकारी होती है। नाक के लिए कर रहे हैं, नाक से कर रहे हैं, सब कनेक्टेड है। तो आंखों के लिए सब कनेक्टेड है। आंखों की जो नर्व है वो ब्रेन से कनेक्टेड है। अच्छा। ऑप्टिक नर्व जो हमारी सीधा जो सिग्नल ले जा रही है पीछे को आपके ब्रेन के अंदर, वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप करके देखो, पता तब चलेगा। जिसकी आईसाइट वीक है वो 3-4 महीने लगातार जल नीति करो, देखो कितना बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। ये पूरा एरिया खाली हो जाएगा, और ये साइनस का जो एरिया खाली होता है, ये जिनको साइनस तक की समस्या, वो भी दूर हो जाती है जल नीति से। पर करनी किसी टीचर के माध्यम से, या मेरी बात सुन के आप करने मत लग जाना, बिल्कुल डिस्क्लेमर है मेरा ये। आप किसी टीचर के माध्यम से ही इसको सीख के ही करना, अच्छे से सीखो फिर करो। ठीक है। अच्छा सर, ज्यादातर उसमें ना योग की जब बात आती है जी, तो आचार, विचार और एक और है आहार, इस 3 टर्म्स को हम ज्यादा डिस्कस करते हैं। आहार, आचार, विचार, क्या ये योग में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? इसकी ही इंपॉर्टेंस है, ये योग है पूरा। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, योगः कर्मसु कौशलम। कर्म में कुशलता ही योग है। दूसरा कहते हैं, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्ना में बोधस्य। ये एक श्लोक है, और इसमें आपकी जो पूरी बात कही है, आचार, विचार और आहार, ये सब इसमें तो आ गया। आपका आहार भी संतुलित होना चाहिए, युक्त आहार विहारस्य, यानी व्यवहार भी आपका संतुलित होना चाहिए, विचार भी संतुलित होना चाहिए, युक्त चेष्टस्य कर्म, आपके कर्म भी संतुलित होने चाहिए। संतुलित से मतलब है कि अच्छी तरीके से कुशल होने चाहिए, तो वो योगी तो है। अगर इस कोई व्यक्ति आसन, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, वो तो एक फिजिकल एक्सरसाइज है। योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। आसन और प्राणायाम जिसको आप जानते हो ना, कि धनुरासन कर लिया, उत्तान पादासन कर लिया, सर्वांगासन कर लिया, शीर्षासन कर लिया, शवासन कर लिया, ये सब आसन है और एक अंग है योग का, अष्टांग योग का एक अंग है केवल। अष्टांग योग में तीसरे नंबर पे आता है यम, नियम के बाद। और यम भी 5 होते हैं, नियम भी 5 होते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये 5-5 2 होते हैं, 5 नियम, 5 यम और 5 नियम। उसके बाद आसन आते हैं। तो आपने कहा ना आहार, विचार, व्यवहार, ये
वहीं से शुरू होते हैं यम नियम से, उसके बाद आसन, आसन के बाद प्राणायाम। और पब्लिक जानती है क्या कि आसन और प्राणायाम। तो आचार विचार व्यवहार और आहार सब आपका संतुलित होना चाहिए, यानी व्यवहारिक होना चाहिए, अच्छी तरह से होना चाहिए, सरल होना चाहिए, नम्र होना चाहिए, खान पान संतुलित होना चाहिए, तो आपका जीवन योग में बन जाता है। गुरुजी एक और चीज है, हम बचपन में ना स्कूल जाते थे जी, तो क्या होता था कि जैसे मेरा जाने का मन नहीं है तो मैंने मान के बैठ लिया कि मेरे को आज बुखार है और मैं बोलूंगा मुझे बुखार सा लग रहा है। अच्छा, शाम होते होते वो आ भी जाता था। ऐसा क्यों? देखिए ये है हमारी मन की स्थिति। हाँ। आप जैसा हम सोचते हैं, यानी हमारे मन में जो चीज चलती है वैसे फिर घटनाएं घटित होती चली जाती हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं कि रात को आप बिस्तर पे लेटो और आप ये सोचने लगो कि मुझे तो नींद नहीं आ रही, तो रात भर नहीं आएगी नहीं। मुझसे जो लोग कहते हैं जी मैं अनिद्रा का पेशेंट हूँ, मुझे इंसोम्निया हो गया है, तो मैं उनसे कहता हूँ कि तुम पहले तो ये दिमाग से निकालोगे आपको इंसोम्निया होगा, है ही नहीं आपको कोई बीमारी, और अनिद्रा कोई बीमारी ही नहीं है। 3-5 करने छोड़ो रात में और ओवर थिंकिंग बंद करो तो नींद आ जाएगी। सिर्फ ओवर थिंकिंग के कारण नींद भागती है। जो आपने कहा कि बुखार आ जाता है, ये हमारी उसी तरीके के, जब हम मन में विचार लाते हैं तो हमारे मस्तिष्क के अंदर उसी तरीके का केमिकल्स का सिक्रेशन होना शुरू हो जाता है। हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक्टिवेट होती है, फिर वैसे ही एक जो दूसरे सिग्नल देना शुरू करती है, वैसे ही फिर केमिकल निकलते हैं, वैसे ही फिर हमारे शरीर के अंदर दूषित तत्व पैदा हो जाते हैं और वो बीमारी आनी शुरू हो जाती है। आप ये सोच लो कि यार कहीं आज मैं जा रहा हूं कहीं जाम ना मिल जाए, तो कई बार जाम ही मिल जाता है। आप जिस साइड खड़े होंगे उस साइड की बस नहीं मिलती। रोड पे अगर खड़े हो जाओ, जिस साइड को आपको जाना उस साइड की बस नहीं मिलेगी। तो ये सब मन की स्थितियां हैं, इसीलिए कहते हैं कि पॉजिटिव रहना चाहिए व्यक्ति को। और इसीलिए ये भी कहा जाता है कि हमारी 3 नाड़ियां होती हैं, ईडा, पिंगला और सुषुम्ना। एक सूर्य नाड़ी और एक चंद्र नाड़ी। ये चंद्र नाड़ी है, ये सूर्य नाड़ी है, और जब ये दोनों चलती हैं तो ये सुषुम्ना नाड़ी हो जाती है। ईडा और पिंगला और सुषुम्ना, और सुषुम्ना नाड़ी जब चलती है यानी दोनों एकदम इक्वल चलेंगी और 24 घंटे में कुछ क्षण के लिए, सेकंडों से भी कम टाइम के लिए वो चलती हैं। और उस समय पे ये कहा जाता है ना कि आपकी वाणी पे सरस्वती विराजमान होती है, वो वही समय होता है कि आप जब मुंह से कुछ, इसीलिए कहा जाता है ना गलत नहीं बोलना चाहिए। इसे किसी ने कहा कि अरे तेरे साथ ऐसा हो जाए, उसका तो वैसा ही हो जाता है, तो वो हमारी वाणी पे उस समय हमारी सुषुम्ना एक्टिवेट होती है और वाणी पर सरस्वती विराजमान हो जाती है। अच्छा, योगियों की, जो बड़े योगी होते हैं, पहुंचे योगी, आज वर्तमान में मिलना मुश्किल है, उन योगियों की सुषुम्ना एक्टिवेट ज्यादा रहती है, इसलिए उनके मुंह से जाओ तथास्तु, कल्याण हो गया, विनाश हो गया, वही बोलते थे। तो इसीलिए उनकी वाणी में, जैसे टीवी में भी देखा हो, तो वो इसीलिए होता था कि वो इतने तपस्वी होते थे, उन्होंने अपनी वाणी को भी साधा और उन्होंने अपनी सुषुम्ना नाड़ी को भी साधा। कम बोलते थे और अच्छा बोलते थे। और जो ज्यादा बोलते हैं तो उनकी बात लगती नहीं है। भगवान भी ये सोचता, वाणी सोचती तो बकबक करने का काम है इसका, तो उसकी तो बात लगती ही नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम देखें। अच्छा गुरुजी, आज की डेट में क्या है ना, बच्चों को आप देखते होंगे एक बिहेवियर पैटर्न बना है ना, बड़ों की बात सुनते हैं ना, को दिन भर मोबाइल देखना है, लैपटॉप देखना है, बहुत सर्वाइकल इश्यूज आ रहे हैं, तो उसको कैसे ठीक करेंगे? देखिए, आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा किया है, आपने सिर्फ बच्चों के लिए पूछा है। मैं इसको मानता हूं कि ये कॉर्पोरेट में काम करने वाले लोग, किचन में हमारी माताएं बहनें जो खाना बनाती हैं बहुत ज्यादा देर तक, क्योंकि पहले तो बैठ के खाना बनाया जाता था और अभी स्लेब पे गैस ऊपर रख के ऐसे झुक। इसका कारण है कि जो हमारी ये रीढ़ की हड्डी है, यानी स्पाइनल है, स्पाइन जो पूरा नेक में केवल इतनी रह जाती है आके, और ये क्रेनियम में ऐसे टिकी है, और जितना जितना आप आगे झुकते रहते हैं, यहाँ पे अगर आप झुकोगे 10 किलो वजन है, फिर आप ज्यादा झुके 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, पूरा ऐसे झुके रहते हैं, तो 40 किलो वजन आप अपने हेड पे लेके वजन को ढोते हैं। तो इसके लिए एक तो कोशिश ये करनी है कि अगर लैपटॉप चला रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, उसको एक तो सीधा सामने करके चलाओ। एक तरीका दिया, बैठने की आदत को भी पूरा ऐसा सीधा करके डालो। दूसरा, इसके लिए एक्सरसाइज है बहुत अच्छी। मैंने सर्वाइकल पे बहुत काम किया है और 8-10 दिन में हम सर्वाइकल को दूर कर देते हैं। वेरी नाइस, बड़ी बात बता रहा हूँ। और रेगुलर एक्सरसाइज करनी होती है, तो उसकी लिए एक तो आप ऑफिस में बैठ के यहाँ आप अपने हाथों को रख लो, और इसको ना, अभी हमने थोड़े कपड़े अलग टाइप के पहने हैं, तो ये ऐसे ऐसे कि इसको रोटेट इतना कराना है कि एल्बो आपके आगे मिल जाए। अच्छा, 10 बार आगे और 20 बार पीछे। अच्छा, और ऑफिस में 20 बार एंटी क्लॉक और 10 टाइम्स क्लॉकवाइज। और फिर बैठे बैठे ऑफिस में नेक को साइड में, ये मैं बेसिक एक्सरसाइज बता रहा हूँ आपको। और प्लस इसकी, अगर आप चाहोगे तो इसकी सर्वाइकल की पूरी वीडियो आप YouTube पे जाकर के भी देख सकते हैं, जो जिनको भी सर्वाइकल की समस्या है। आप भी अपने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देना, हम आपको दे देंगे। तो सर्वाइकल की समस्या बड़ी नहीं है, बस थोड़ा सा आपको, ये भी लाइफस्टाइल का रोग है, आपको नेक को सीधा रखना है और
कोशिश करनी है कि मोबाइल लैपटॉप बिल्कुल अपनी चेस्ट के ऊपर ही रखें, चाहे टेबल को ऊपर करें या चेयर को नीचे करें, तो सर्वाइकल की समस्या दूर हो जाएगी। ओके। अच्छा, एक और जनता में जो सवाल होता है ना कि सीधा मतलब सोते हैं कुछ लोग करवट बदल के सोते हैं। आप सीधी करवट सोनी है, लेफ्ट राइट कैसे सोना है, सही पोस्चर क्या है? देखिए, इसके दो पोस्चर हैं। एक तो योगिक पोस्चर ये है कि शवासन, शवासन जैसे बिल्कुल स्ट्रेट जो सोते हैं, लाइक डेड बॉडी। हाँ, बिल्कुल शवासन डेड बॉडी की तरह, तो वो एक सही तरीका है। लेकिन उससे भी जो सही तरीका है वो लेफ्ट साइड सोना है। लेफ्ट साइड सोने में क्या होता है कि आपको अपच की समस्या, गैस की समस्या, एसिडिटी की समस्या नहीं होगी, क्योंकि लेफ्ट साइड जब हम सोते हैं तो हमारा जो स्टमक है वो इस तरह से हमारे यहाँ है, और हम राइट साइड सोते हैं तो हमारा जो खाना है वो उल्टी साइड हो जाता है। लेफ्ट साइड सोते हैं तो पूरा नीचे की ओर जाके पूरा एंजाइम्स के सिक्रेशन के साथ हमारा वो डाइजेस्ट हो जाता है प्रॉपर वे में। और दूसरा लेफ्ट साइड सोने का जो बड़ा कारण है उसका ये है कि हमारा राइट स्वर चलता है। राइट स्वर है हमारा अग्निस्वर। अग्निस्वर यानी सूर्य भेदी स्वर। सूर्य भेदी स्वर जब एक्टिवेट होता है तो हमारी जठराग्नि है, जो खाने को डाइजेस्ट करने की जठराग्नि है, उसको उद्दीप्त करता है और खाने को डाइजेस्ट करता है। तो इसलिए लेफ्ट साइड सर्वोत्तम तरीका है। अति उत्तम, बहुत बढ़िया। मतलब ये काफी नॉलेजेबल चीज थी जो आपने अभी बताई है जी, क्योंकि कॉमन फिनोमेना है ना, लोगों को पता नहीं है। हम किसी भी तरफ सो जाते हैं, फिर हम समझते हैं कि क्यों दिक्कतें हो रही हैं हमें, क्यों मेटाबॉलिज्म। सोने का बहुत बड़ा कारण है। अगर आप गलत तरीके से सोते हो आपको बैक में पेन भी हो सकता है। देखो, अगर बॉडी के एक पार्ट को आराम नहीं मिलेगा तो जैसे आपका हाथ अगर ऐसे दबा रह गया कहीं तो हाथ में दर्द बताओगे, जहां ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा वहीं आपको दर्द बताओगे। तो बॉडी एकदम ऐसा होनी चाहिए कि आप बॉडी का एक एक पार्ट को आराम मिल जाए, तो वो लेफ्ट साइड से या फिर सीधा सोने से होगा। लेकिन स्टार्टिंग लेफ्ट साइड से ही करनी चाहिए। सोने के बाद तो फिर पता नहीं होता है कि आप किधर पड़े हो। लेकिन उल्टा सोना हार्ट के लिए घातक है। पूरा का पूरा दब जाता है और लंग हमारे पूरे दब जाते हैं, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जाती है। उल्टा सोना ये समझ लीजिए बॉडी के लिए जहर है। हार्ट भी प्रेस हो जाता है उसमें, लंग भी हमारे प्रेस हो जाते हैं उसमें, और प्रॉपर पेट भी दब जाता है, ना तो खाना डाइजेस्ट होता है और ना ऑक्सीजन प्रॉपर मिल जाती है। तो ये समझ लीजिए कि वो जहर है हमारे शरीर के लिए उल्टा सोना। अच्छा, एक और गुरुजी है कि जैसे पुराने जमाने में ना हमारे लोग बहुत हाइटेड होते थे, बहुत अच्छी अच्छी हाइट होती थी। हम कहते थे कि हमारे जो पूर्वज थे वो बहुत अच्छी हाइट थी उनकी, 7 फीट 8 फीट। आज की डेट में धीरे धीरे हम देखते हैं ना, समय के साथ वो हाइट कम होती चली जा रही है। बच्चों में आजकल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। हाइट के लिए कुछ योगा है? देखिए, हाइट के लिए कुछ तरीके हैं। मैंने एक बार एक वीडियो बनाई थी अब से 2 साल पहले, तो वो लगभग 35 मिलियन व्यूज आए और दिन में 1-1 हजार फोन आते थे। उस पर गलती से नंबर भी पड़ा हुआ था और मेरे हाथ में नंबर था, तब हम वायरल भी नहीं हुए थे इतने, पहले वीडियो वायरल थी। तो मुझे ऐसा लगा था कि जैसे कि पूरे देश में हाइट की बड़ी कमी है, भाई लोग सब बोने पैदा हो गए बड़ी समस्या है। लेकिन आप हरियाणा में जाओ, आप पंजाब में जाओ, वहां तो लोग अच्छे ठीक लंबे हैं। कारण क्या है? वो अपने फिजिकल का ध्यान रखते हैं, वो अपने खान पीन का, घी दूध खाने वाले लोग हैं। अगर आप देखोगे हाइट की समस्या हमारे खान पान से, हमारे फिजिकल एक्टिविटी ना करने से, और मैं तो ये कहता हूं केवल हाइट नहीं, बॉडी के 70-80% रोग इसी कारण से आते हैं कि आप खान पान सही नहीं है और फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। तो जो बच्चे सुबह उठ करके बिस्तर पर उठते के साथ ही ताड़ासन करें, यानी बॉडी को पूरा ऊपर खींच दें, और बिस्तर पर लेटे लेटे ही अंगड़ाई तोड़ दें, हाथों को पूरा खींच दें, पैरों को नीचे खींच दें, तो उनकी हाइट में वृद्धि होनी प्रारंभ हो जाएगी। 18 साल से कम की अगर यदि उम्र है, लौकी का सेवन करें, सुबह 2 केले खाएं, तो इससे हाइट बढ़ जाती है। और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन कभी किसी ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं जो मतलब नुकसान भी देते हैं, उस तरीके की चीजों पर नहीं जाना चाहिए। नेचुरल तरीके से हाइट को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। अच्छा गुरुजी, आपने एक चीज़ हमारी हेल्प की, बताया हमें कि आप एंजाइटी से कैसे बचोगे, है ना, डिप्रेशन से कैसे बचोगे। उसके लिए आपने भ्रामरी बताया, अनुलोम विलोम, कपालभाति बताया, अनुलोम विलोम बताया। बट इसमें ना आजकल इससे एक और चीज़ बहुत डिसबैलेंस हो रही है, वो है सेक्सुअल हेल्थ। उसको कैसे ठीक करेंगे? फिजिकल एक्टिविटी जिनकी नहीं है उनकी सेक्सुअल हेल्थ बड़ी गड़बड़ है। यौन रोग बहुत ज्यादा गड़बड़ है। उसके लिए धनुरासन बहुत अच्छा है। कपालभाति प्राणायाम 10 मिनट करना चाहिए। बाह्य प्राणायाम करना चाहिए। बाह्य प्राणायाम में क्या होता है कि पूरे सांस को बाहर फेंका और अपनी उपस्थिति यानी मलमूत्र द्वार को पूरा ऊपर की ओर खींचा, पेट को पीछे खींचा और इसको नीचे लगाया, बाह्य सांस को बाहर छोड़ के रोक दिया,
तो ये आपकी सेक्स पावर को बढ़ाएगा, यौन शक्ति को बढ़ाएगा, यौन रोगों से दूर करेगा, मूत्र इंद्रिय को ऊपर खींचना यानी मूत्र विकारों को भी दूर करेगा। ये बाह्य प्राणायाम बहुत लाभकारी है, बस इसको थोड़ा समझना पड़ता है। यानी अपनी मल मूत्र के द्वार को, एनएस पॉइंट को, और पूरा पीछे की ओर खींचो, ऊपर की ओर टाइट करो, और पेट को पीछे उड्डयन बंद लगाओ, और गले को नीचे डाउन करो, चिन को, और यहाँ जालंधर बंद लगाओ, और रोक लो जितनी देर रोक सकते हो, और फिर धीरे धीरे लोक खोलते हुए सांस को छोड़ दीजिए। ऐसे ऐसे 20-25 बार करो, तो ये आपके यौन शक्ति को बढ़ाएगा। इसके साथ एक तरीका मैं आपको बताता हूं, काला चना, मेथी, सोयाबीन दाना, मूंग, साबुत मूंग, और राजमा, और आपका छोला, जो छोले वाले, छोले भटूरे में खाते हैं छोला, और साथ में एक लहसुन। ये 3-4 चीजें खासकर जो मैंने ये बताया, इनको रात को भिगो दीजिए, लहसुन को अलग भिगो लो, और इन सारी चीजों को भिगोइए, सुबह उसको कच्चा चबाइए, उबाल के और चाट बना करके भी खाइए, तो ये आपको प्रॉपर प्रोटीन मिलेगा। इसको खाइए और एक्सरसाइज करिए, दंड बैठक, सूर्य नमस्कार, ये सब करिए, देखिए आप कितने पावरफुल हो जाएंगे, घोड़े की तरह दौड़ेंगे। मेरा अगला सवाल ही इसी से रिलेटेड था गुरुजी। जी, सवाल ये था कि जो प्रोटीन पाउडर आ रहे हैं मार्केट में, तरह तरह के आते हैं, बहुत सारे आते हैं, कुछ अच्छे होंगे कुछ बुरे होंगे, इनका क्या रोल है? मतलब ये योग कर रहे हो आप, तो इसकी जरूरत भी है या नहीं है? देखिए, मैंने इसके ऊपर बहुत ज्यादा वीडियो भी बनाई है। मैं इसका घोर विरोधी हूँ, प्रोटीन पाउडर का। प्रोटीन पाउडर की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों आवश्यकता है? आपके घर के अंदर मूंग है, चना है, सोयाबीन है, राजमा है, उड़द है, मेथी है, छोले हैं, मूंगफली गिरी है, इन सबको रात को भिगो दो थोड़े थोड़े मात्रा में, और सुबह आप इनको उबाल के खा लो या ऐसे ही चबा के खा लीजिए, और 1 गिलास दूध पी लीजिए, देखिए आप कितनी ताकत आएगी। मैं खुद देखता हूं इसको खा के। मैं सप्ताह में 3 या 4 दिन खाता हूं, केवल, डेली भी नहीं खाता हूं, और मैं 8-8 घंटे क्लास लेता हूं, फुल एनर्जेटिक रहता हूं। तो प्रोटीन पाउडर के लिए तो मैं आपको बता भी रहा था, मेरे पास एक कंपनी का 50 लाख रुपए का ऑफर आया कि आप हमारा स्पॉन्सरशिप, आप हमारे स्पॉन्सर बन जाइए, आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर बन जाइए, तो हम आपको साल का 50 लाख रुपए देंगे। मैंने ठुकरा दिया। मैं कोई भी ऐसी चीज नहीं बताना चाहता जो युवाओं को बर्बाद करे। सच बात है ये, और खासकर जो स्टेरॉइड ले रहे हैं बच्चे आजकल जिम में जा करके, वो हार्ट अटैक के लिए घातक है। अरे नेचुरल तरीके से आप प्रोटीन लीजिए। गुरुजी, इसी में शिलाजीत और ये अश्वगंधा, ये शुद्ध चीज है। अगर आपको शुद्ध ये मिल जाए, ये लाभकारी है, ये आयुर्वेदिक है, औषधि है ये। अच्छा। शुद्ध शिलाजीत का प्रयोग कर सकते हो, शुद्ध अश्वगंधा का, विधारा का प्रयोग कर सकते हो। ये सब चीजें आपकी हड्डियों को मजबूत करेंगे, दुर्बलता को दूर करेंगे, नसों को मजबूत करने वाली चीजें हैं, इनको आप ले सकते हो। सही बात। अच्छा, जिम से एक चीज का जिक्र है। अब जिम क्या है? जिम है कि भाई कोई कहता है जिम करो, कोई कहता है योग करो। अब जिम से क्या हो रही है? मसल बिल्डिंग हो रही है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है। योग से आपकी जो है आपको फ्लेक्सिबल बना रहा है योगा। बिल्कुल ठीक है ना। तो करना क्या चाहिए योग में? योग से हो जाएगा या जिम करो? एक चीज बताओ आप, हमारी बॉडी में कितने % लिक्विड है? पानी है 70%, 72% हमारी बॉडी में लिक्विड है। और वो जो 72% लिक्विड है, वो हार्ड बॉडी में ट्रेवल करेगा या फ्लेक्सिबल बॉडी में ट्रेवल करेगा? मोटी भाषा में बता रहा हूं मैं आपको। अगर आपकी बॉडी लचीली होगी, मांसपेशियां आपकी, नसें लचीली होंगी, तो अच्छे से ट्रेवल करेगा। अभी सर्दियों में किसी पाइप को देखो आप, उस पाइप को मैं पानी डाल के देखो, जाएगा नहीं जाएगा। अकड़ा रहेगा। अकड़ा हुआ है। हाँ। तो अकड़ा हुआ शरीर तो खराब हो गया ना। आज ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। एक मैं वीडियो देख रहा था, एक शोल्डर के बीच में एक बॉडी बिल्डर के टेप लगा दी, और उससे कहा कि भाई ये टेप उतारो। अब उसका हाथ इससे ज्यादा जा ही नहीं रहा है, ना यहाँ से जा पा रहा है, ना यहाँ से जा पा रहा है। अरे भाई, ऐसा बॉडी का क्या फायदा जो अपनी कमर ना खुजा सके? सच बात है। आपका हाथ आपकी पूरी बॉडी पे कहीं ना जा सके, तो ये तो एक योगी कर सकता है। एक योग करने वाले व्यक्ति का उसने सुटा ली टेप। तो बॉडी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। जिम क्यों करना चाहते हैं बताओ? आप क्यों करना चाहते हैं? इतने डोले बना लेते क्यों? क्या करना है उन डोलों का? डराना है किसी को? बताऊं, ये जो आजकल के लड़के सिर्फ 2 डंबल मार के ये यूं किया और फिर शीशे में चेक करते हैं जाके, किस लिए? सिर्फ और सिर्फ मेरा जो मानना है, लड़कियों को इंप्रेस करने का काम है इनका, कि लड़कियां कैसे इंप्रेस होंगी, हमारी बॉडी शोडी बनेगी, बढ़िया टी-शर्ट पहनेंगे, ये वो, हाँ भाई ये बढ़िया। अच्छा, मेरी बॉडी में कुछ कमी है? मैं आज तक जिम नहीं गया कभी। और उल्टा स्टेरॉइड लेके अपनी बॉडी खराब करते हैं, सेक्सुअल हेल्थ खराब करते हैं, सब कुछ खराब कर लेते हैं। बॉडी दिखना और उतना और होना, बड़ी आपने अच्छी बात कही। बॉडी दिखना और होने में अंतर है। जितने बॉडी बिल्डर होते हैं
वो आगे चल के उनका जीवन बड़ा बेकार हो जाता है, खोखले हो जाते हैं। भाई अंदर से स्ट्रांग हो जाओ, मेंटल लेवल को स्ट्रांग करो। और हमने नहीं किया आज तक भी जिम, हमने नहीं किया, हमारी बॉडी में क्या कमी है? हमें तो कई बार दूसरा आदमी यही कह देता है कि जी आप जिम ट्रेनर हो। ये चीज हमने कई बार देखी है। कपिल शर्मा के शो में आए, बाबा रामदेव आए और कपिल शर्मा कोई कंधे पे उठा लिया, किसी को भी उठा लिया, इतना सा आदमी और ऐसे उठा लेते हैं वो, और 65 साल की उम्र में, 65 साल की उम्र में। मतलब हमसे तो योग का ही चमत्कार, योग का ही चमत्कार है ये। यही है योग फ्लेक्सिबल करता है और जिम टाइट करता है, हार्ड करता है। तो मैं विरोधी तो जिम का भी नहीं हूं, पर आप योग ज्यादा अच्छा है कि योग मेंटल लेवल, स्पिरिचुअल लेवल। फिर कहता हूं मैं, दुनिया के अंदर योग, दुनिया के अंदर डांस कर लो, एरोबिक कर लो, जुम्बा कर लो, कुछ भी कर लो, परंतु अपने जीवन में 15 से 20 मिनट प्राणायाम जरूर करो। कुछ भी कर लो, चाहे डांसिंग, रनिंग, जिमिंग, जुम्बा, एरोबिक, कुछ भी करो, परंतु उसके साथ साथ 15 से 20 मिनट प्राणायाम जरूर कर लो। क्योंकि प्राणायाम प्राण शक्ति है, प्राणायाम आपकी जीवनी शक्ति है। और शरीर से प्राण निकल गया तो कुछ भी नहीं बचता। एक एक सेल को, एक एक टिश्यू को, ऑर्गन को, ब्लड को, ब्लड सेल्स को, सबको प्राणायाम की, प्राण की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, प्राणवायु की जरूरत है। उसको आप कैसे लोगे? प्राणायाम से ही ले सकते हो। सामान्य जिंदगी में 60 to 65 या 50 to 60% ही लंग हमारे वर्क कर रहे होते हैं। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इस समय तो मेरे 40% भी नहीं काम कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि छोटा छोटा सांस ले रहा हूं और बार बार बोल रहा हूं। एक कमरे में बंद है, एक कमरे में बंद भी है। फिर बोलने में हमारी एनर्जी सबसे ज्यादा जाती है, क्योंकि सांस छोटा हो जाता है, प्रॉपर ऑक्सीजन मेरे अंदर जा नहीं पा रही है, बोलने में शक्ति इसलिए क्षीण होती है। तो प्राणायाम क्या करता है? अच्छा एक चीज बताओ, जब सो जाते हो रात को तो क्यों आप एनर्जेटिक उठते हो? सुबह लेट के भी तो उठ सकते हो, मत सो, ऑक्सीजन ज्यादा कंज्यूम, आप सो मत और लेटे रहो, ऐसे लेट जाओ सीधे। सुबह कहोगे आज तो मेरा बदन दर्द है, नींद नहीं आई, क्योंकि हम जागते हुए प्रॉपर सांस नहीं ले पाते। हम सोते हुए हमारी सांस गहरी हो जाती है। अपने घर में जो सो रहा हो, छोटा बच्चा है, कोई भी देखा, लंबी लंबी सांसें लेगा वो, ऐसी सोता है ना, गहरी सांस लेके, तो तभी तो एनर्जी आती है। यही काम प्राणायाम, प्राणवायु ले रहा है वो, एक्चुअली प्राणवायु ले रहा है। हमारे लंग के अंदर, फेफड़ों के अंदर 4.5 करोड़ छिद्र हैं, कोष्ठक हैं, स्पंज टाइप का, यानी ढोकला टाइप के। मैं आपको सरल से सरल बताऊं, स्पंज टाइप के, जिनको फुफ्फुस कहा जाता है। तो जब सामान्य सांस लेते हैं तो 3 से 3.5 करोड़ एक्टिवेट होते हैं, और जब प्राणायाम के साथ लेते हैं तो 4.5 के 4.5 करोड़ एक्टिवेट होते हैं। उन सब के सब में ऑक्सीजन जाती है, हवा जाती है, प्राणवायु जाती है, और वहीं से तो सप्लाई होती है पूरी बॉडी के अंदर। गुरुजी ने काफी तथ्यात्मक समझाया है। अच्छा गुरुजी, एक और चीज है कि जब हमारे ना, हम लोग जैसे ऑफिस, हम तो ऑफिस वाले लोग हैं, ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं। ऑफिस कल्चर में ना, अपने भारत में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जापान साइड आप देखोगे कुछ कंट्रीज ने क्या कर रखा है, पावर नैप देते हैं कि आप बहुत थक गए, अभी आप 10 मिनट एक काम करो, पावर नैप ले लो। एक रूम बनाया हुआ जहाँ जाके आप 10 मिनट की ऐसे नींद लो, फिर आ जाओ वापस। ऐसा कुछ है जो अपने यहाँ पे ऐसा चलाया जा सकता है? कोई योग है जो 5 मिनट के अंदर करके आप एनर्जी वापस ला सकते हो? मैंने बताया आपको, एक योग ही है मेडिटेशन, प्राणायाम। आप अपने ऑफिस में जहां आपको ना मैट लगानी है, ना आपको स्पेशल किसी रूम में जाना है, जहां बैठे हो वहीं गहरी लंबी सांस लो 3 मिनट, 3 से 4 मिनट गहरी लंबी सांस लेकर देखो 3 से 4 मिनट, आप वहीं एनर्जेटिक हो जाओगे। किसी रूम में जाने की जरूरत नहीं, कुर्सी छोड़ने की जरूरत नहीं, समय गंवाने की भी जरूरत नहीं। और आपको ऐसा लगता है कि अभी मैं इस समय पे कुछ सोच रहा हूँ, विचार रहा हूँ, तो गहरा लंबा सांस लेना शुरू कर दो, तो ब्रेन आपका खुल जाएगा, यानी ऑक्सीजन मिल जाएगी, उसकी एक नस नाड़ी में ब्लड सर्कुलेशन होने लगेगा, तो आप रिलैक्स हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। और हम वैसे कॉर्पोरेट में भी जाते हैं, वहाँ सेशंस देते हैं, तो महीने में हम किसी कंपनी में 2 सेशन 4 सेशन करते हैं, तो लोग यही समझाते हैं कि भाई गहरी लंबी सांस, प्राणायाम आपको बचा सकता है। वो कॉर्पोरेट वालों के पेट निकल जाते हैं, कमर में दर्द होता है, लोअर बैक पेन रहता है, L4 L5 S1 में दिक्कत आती है, साइटिका की प्रॉब्लम होती है, लंबर रीजन में, क्योंकि आगे झुके रहते हैं। तो 10 मिनट तो बहुत है, आप 3 मिनट गहरा लंबा सांस लोगे चेयर पे बैठ के, तो आप एनर्जेटिक हो जाओगे। प्रैक्टिकल करके देखो। इसके लिए उन कंट्रीज ने अलग से वो टाइम दे दिया है, हम नॉर्मल भाषा, पैसा भी खर्च कर रहे हैं, हम जैसे लोगों को बुलाते हैं। तो यही होता है। अच्छा गुरुजी, एक और लास्ट सवालों में से एक है मेरे जी, कि योगा से ना कुछ लोग कूल बनने के चक्कर में कुछ नशे वशे की तरफ पड़ जाते हैं। जब तक उनको समझ में आता है कि भाई योग में जाना है हमें, तो योग में वैसे मेडिटेट नहीं कर पा रहे हैं, उन्होंने कुछ नशा किया या कुछ हल्का सा कुछ ऐसा किया, उसके बाद वो कह रहे हैं हम योग में हैं। योग को जोड़ते हैं नशे से,
और जब तक उनको समझ में आता है तब तक बहुत लेट हो जाता है। उनकी तब तक वो नशेड़ी बन चुके होते हैं। तब तक वो नशेड़ी बन चुके होते हैं। देखिए वैसे योग का और नशे का कोई संबंध नहीं है आपस में, इसका कोई दूर दूर तक लेना नहीं। योग ही एक नशा है। अगर उन्होंने कहीं ये पढ़ लिया है कि नशा करके योग करना चाहिए, उसने गलत पढ़ लिया। वहां ये लिखा होगा योग एक नशा है और ऐसा नशा कर लेना चाहिए, तो उसने ये सोच लिया कि नशा करके योग करना चाहिए। तो नशा बहुत सारे लोग कुछ मतलब गांजा फूंक रहे हैं या कुछ भी तरीके से और वो ले रहे हैं और उसके बाद फिर योग कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि मैं सुन्न हो गया हूँ, चाहे वो भांग पी के गांजा फूंक के चरस लेके मैं सुन्न हो गया हूँ, और सुन्न होने के बाद मैं फिर अनुलोम विलोम कर रहा हूँ या प्राणायाम कर रहा हूँ, तो वो अपने आप को बर्बाद कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। ऐसे लोगों को पहली बात तो ये समझना चाहिए कि इसका कोई संबंध ही नहीं है। योग एक नशा है, लेकिन नशा करके योग करना उचित नहीं है। इसको सरल भाषा में हम इतना ही कह सकते हैं, क्योंकि ये कोई मतलब विषय ही नहीं है। मतलब नशा करके योग करना वैसे तो मैंने आज पहली बार ही सुना है, क्योंकि मैंने आज तक कोई ऐसा केस देखा ही नहीं है कि नशेड़ी को योग करा के नशा तो दूर किया जा सकता है, लेकिन नशा करके कोई योग करने जा रहा था फिर उसका कोई इलाज नहीं संसार के अंदर, फिर तो वो बर्बाद होगा ही होगा निश्चित रूप से। गुरुजी, मांसपेशियां, नॉर्मल मांसपेशियां हम लोग हैं, रोज की रूटीन एक्टिविटीज है हमारी, सुबह से शाम तक करके आए, ऐसा कोई योगा जिससे मांसपेशियों का दर्द ठीक हो जाए? स्ट्रेचिंग बहुत बढ़िया है। जैसे ताड़ासन है, सुबह उठो, खासकर अपने बिस्तर पे पूरी बॉडी को ऊपर की ओर स्ट्रेच कर दो। अच्छा। पैर के पंजे से लेके और पूरी चोटी तक, हाथों तक पूरा स्ट्रेच कर दो सांस भर के, और 8-10 बार अप डाउन करो। उसके बाद फिर उसको खींच के 2-4 मिनट वॉक करो, पूरी बॉडी को ऊपर खींच के, पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन हो जाएगा और प्राण शक्ति आ जाएगी। रात को जब थक के जाते हो तो बिस्तर पे सोने से पहले भी कर दो, तो पूरी आप रिलैक्स होकर सो जाएंगे और दर्द भी आपकी बॉडी में जो रहता है छोटा मोटा वो भी नहीं रहेगा। ठीक है। लंग डिटॉक्स करने के लिए, आपके फेफड़े को डिटॉक्स करने के लिए कौन सा आसन है? सबसे बढ़िया भस्त्रिका प्राणायाम है। वो कैसे करेंगे? भस्त्रिका प्राणायाम में आप ऐसे सीधे बैठ जाओ और ऐसे अपने हाथों को करो, सांस भरो ऐसे, इस तरीके से 2 से 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तक आप कर सकते हो। हाई बीपी है तो स्लो, सांस भरो सांस छोड़ो, सांस भरो सांस छोड़ो। इसमें ये भस्त्रिका ये लंग को पूरा जैसे लोहार धोकनी ऐसा चलाता है और वो उसके लोहे के खोट को दूर करता है, या लोहे को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए धोकनी चलाता है, तो ऐसे ही हमारा ये धोकनी है, धोकनी की तरह चलता है। और लंग को जितना चलाएंगे, जनवरी के मौसम में पसीने आ जाते हैं इसके करने से, इतना हीट पैदा कर देता है बॉडी के अंदर। नजला, जुकाम, खांसी, साइनस, साइनोसाइटिस, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा जैसे रोगों के लिए भस्त्रिका प्राणायाम बहुत जबरदस्त काम करता है। एक और कॉमन चीज है गुरुजी, वो है शुगर और गैस। गैस तो मुझे भी है, सभी को आजकल गैस तो सबको है, एसिडिटी सबको है। इसके लिए कौन सा प्राणायाम? गैस के लिए सबसे अच्छा है मंडूकासन। मंडूकासन में वज्रासन में बैठो, जैसे नमाज पढ़ते हैं मौलवी जी, ठीक है, मुस्लिम भाई, तो अपने हाथों को ऐसा अंगूठा अंदर, उंगलियां बाहर, ऐसे नाभि पे लगाओ और आगे की ओर डाउन कर दो। ठीक है। 20 से लेकर के 30 सेकंड या 1 मिनट तक रुको, या जब तक सांस आप रोक सकते हो तब तक रुकिए, फिर सांस भर के ऊपर ऐसे 4-5 बार करिए। उड़द, राजमा, चावल, भिंडी, अरबी, गोभी, इस तरीके की चीजों से बचिए, यानी गैस वाली बादी वाली चीजें। खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना है। खाना खाने से पहले थोड़ा गुनगुना पानी आप पी सकते हो, सर्दी के मौसम में खासकर, और नॉर्मल मौसम में, गर्मी के मौसम में तो ताजा पानी। खाने को चबा चबा करके खाना है। इतना काम तो आपको लाइफ स्टाइल में लेके आना है। साथ में यदि आपको बहुत ज्यादा समस्या रहती है तो थोड़ी हींग ले लो और आधा चम्मच काला नमक ले लो, उसको एक जगह मिलाओ, खाना खाने के बाद गुनगुने पानी से उसे लेना शुरू कर दो, तो 40 दिन तक सेवन करो, इससे दूर हो जाएगा। इसके बाद अगर एसिडिटी भी बनती है साथ में, तो हिंगवाष्टक एक आता है, किसी भी कंपनी का हिंगवाष्टक ले लो, उसको आप जब खाना खाने बैठते हो तो एक टुकड़ा रोटी का लिया, एक निवाला ऐसे लिया, उसमें बीच में पहले निवाले में वो भर लिया, उसमें एक आधा चम्मच घी डाल लिया, उसको अच्छे चबा चबा के अपने मुंह में रख लीजिए। अच्छा। और उसके बाद खाना खा लीजिए, तो 40 दिन तक आप ये कर लो, तो ये बहुत जबरदस्त काम करता है गैस और एसिडिटी के लिए। शुगर में मंडूकासन बहुत अच्छा काम करता है। शुगर में सारी एक्सरसाइज करनी चाहिए, जितनी भी हमारी पैनक्रियाज को एक्टिवेट करने वाली हैं वो सब करनी चाहिए, जहां से इंसुलिन का स्रावण होता है वो बैलेंस हो जाए। मंडूकासन है, अर्धमत्स्येंद्रिय आसन है, वक्रासन है, ये आप उनको लगा देना वीडियो में। इसके साथ साथ आप रनिंग कर सकते हो, सूर्य नमस्कार कर सकते हो, पूरी बॉडी को एग्जॉस्ट और पसीना में आपको करना है शुगर के लिए। तीसरा आप ले लीजिए नीम का रस, करेले का रस और साथ में जामुन का रस, चाहे इनका रस पूरा मिल भी जाता है, मार्केट में मिल जाता है। हाँ, तो इनका आप सेवन करिए 40 दिन तक, दिन में 2 बार या 3 बार आप सेवन करिए और शुगर कंट्रोल हो जाएगी आपकी। मीठे से आप बचिए, जंक फूड से बचिए, तेल के सौदे से बचिए, कोल्ड ड्रिंक जितनी आप पीते उनसे बचिए। तो ये भी एक लाइफ स्टाइल का रोग है, तो शुगर कोई बड़ी बीमारी नहीं है, इसको दूर कर सकते हैं। ठीक।
गुरुजी पेट की चर्बी के लिए, पेट की चर्बी के लिए कौन सा आसन है? मेरी देख रहे हो आप ना? आपकी तो ज्यादा नहीं है। हमारे पास अभी एक फोटो भेजा किसी ने, और उनका इतना ही मोटा पेट था, इतना ही मोटा उनके सर पर तरबूज था। तो मैं तरबूज को देखा, फिर पेट को देखा, फिर तरबूज को देखा, फिर पेट को देखा, फिर मैंने सोचा इसको पोस्ट करूं, लेकिन फिर मैं रुका, मैं कहा कॉमेडी हो जाएगी। वाकई में कुछ लोगों के पेट इतने निकल जाते हैं कि आगे खाना खाने के लिए टेबल की जरूरत नहीं पड़ती, वहीं रख कर खा लेते हैं। इतना पेट निकल जाता है कि सेट का बटन लगाने की कोशिश करते हैं, फिर भी पेट बाहर झांक रहा होता है बाहर। भाई पेट सबसे खराब चीज है ना, तो फोटो अच्छा आता, और पेट बाहर निकलने से लीवर की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, लोअर बैक प्रॉब्लम, L4 L5 की नस भी दब जाती है, साइटिका की प्रॉब्लम, उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूं। सारी एक्सरसाइज तो करो, पेट कितनी एक्सरसाइज आपको आती है वो सब करो, इसके साथ में शाम की तो रोटी छोड़ दो, चावल छोड़ दो। ओहो। हरी सब्जी, मल्टीग्रेन दलिया, मूंग की दाल की खिचड़ी, 3 दाल 1 चावल, ठीक है, ये आप सेवन कर सकते हो। दूध पी लीजिए रात को, सोने में और खाने में 3 घंटे का 2 घंटे का गैप रखिए। दोपहर का भोजन जितना आज की डेट में कर रहे हो आप, उसको आधा कर दो बस। और रात को अगर आप ले सकते हो तो लौकी उबाल के खा लो 10 15 20 दिन। और अभी ठंडी का मौसम है, तो नहीं तो लौकी का जूस और सुबह में शुरू कर देंगे, तो ये पेट क्या पूरी बॉडी का 4-5 किलो वजन 10 दिन 15 दिन में खत्म कर देगा। ये लौकी एक ऐसी चीज है, स्वामी रामदेव जी ने लौकी पिला पिला के 2000 करोड़ का कारोबार खड़ा कर दिया था शुरू में ही। लौकी का जूस ही तो चलता था शुरू में उनका। बहुत इफेक्टिव होती है लौकी, कोलेस्ट्रॉल को कम करती है लौकी, और फैट को, एक्स्ट्रा फैट को कम करती है लौकी। तो इसीलिए आपको क्या करना है, फैट को कम करने के लिए, पेट टमी को कम करने के लिए, पेट की चर्बी को कम करने के लिए सुबह में पराठे नहीं खाने, सुबह में फ्रूट्स आप खाइए, पेट को आराम देना चाहिए। फिर दोपहर का आप जो भी लंच करते हो उसको आधा कर दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा क्या खाते हो, आधा कर दो जितना भी खाते हो। शाम के में रोटी और चावल बंद करके जंक फूड, फास्ट फूड सब बंद कर दीजिए। और साथ में आप या तो लौकी उबाल के खाओ, या मल्टीग्रेन दलिया खाओ, या मूंग की दाल की खिचड़ी खाओ, या पपीते का सेवन कर लो, या दूध 1 गिलास पियो, और फिर आनंद में रहो। पेट आपका एडिशनली योगा कौन सा है इसके लिए? कुछ इसके लिए कपालभाति प्राणायाम 10-15 मिनट आप कर सकते हो। उत्तान पादासन है, अर्ध हलासन है, ठीक है, ये 10-10, 15-15, 20-20 बार आप कर सकते हो। बहुत सारे आसन है पेट के लिए, 200 से ज्यादा एक्सरसाइज है पेट को कम करने के लिए। हमारे इंस्टाग्राम पर हमने लगभग 100 से ज्यादा तो बेली फैट के लिए वीडियोज बनाई हुई हैं। तो गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना समय देने के लिए। आज आप यहाँ आए, अपना इतना कीमती समय निकाल के, बहुत सारी ये इंटरेस्टिंग आपने बातें की। आपका जो योगदान है, आप जो लोगों को सिखा रहे हो योग के बारे में, बहुत कम लोग हैं हमारे हिंदुस्तान में जो योग को प्रमोट कर रहे हैं, योग को सिखा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस क्षेत्र में आने के लिए और हमारे पास आने के लिए। आपका भी बहुत धन्यवाद। और मैं पूरे आपके इस चैनल के माध्यम से देशवासियों को और पूरे विश्ववासियों को ये शुभकामनाएं देता हूं कि आप निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, योग करते रहें, मुस्कुराते रहें, और हमारे साथ जुड़े रहें। और जितना हो सकता है इस वीडियो को देखना भी और दूसरों को भेजना भी, क्योंकि ये बहुत नॉलेजेबल वीडियो है, बहुत जानकारियां आपको मिलेंगी योग और अध्यात्म के विषय में। बहुत बहुत धन्यवाद।